अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हमने अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको फाइंड कैसे करना है, किस तरह से हमने अपने जो अगर कोई राइटर है तो उसने किस तरह फाइंड करना है, अगर कोई एसईओ एक्सपर्ट है तो वो भी अपने डायरेक्ट कंपेटिटर्स को फाइंड करेगा। उसका एक तो ये तरीका है कि आपकी ये जो सर्च आ रही होती है ना, जो आपका अपना ब्राउजर पर्सनल ब्राउजर होता है, ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रहा होता। उसमें मसला ये आता है कि वो आपकी सर्चीज बेस्ड रिजल्ट्स आपको दे रहा होता है। समटाइम्स आप, अगर आपकी एक रूटीन है, आप सुबह को उठते हो, कुरान की तिलावत करते हो और उसका कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन पढ़ते हो, तो आप कोई ना कोई ऐप यूज करते हो या फिर किसी वेबसाइट पे जाते हो, तो वो रोजाना आपको सुबह के टाइम वही सजेशंस देगा। अगर आप दोपहर में कुछ खाने से पहले, कुछ पकाने से पहले ये चेक करना चाहते हो कि भाई आज क्या पकाएं, कोई आइडिया अच्छा सा मिल जाए, और वहां पर आप जाके वेबसाइट से या एआई से पूछते हो, तो वहां से आपको कोई सजेशंस मिल जाते हैं और आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो वो भी आपको हेल्प करेगा, और नेक्स्ट डे से वो आपको उसी टाइम पर सजेशंस देना शुरू कर देगा। जितनी भी रेसिपीज होंगी या जो ऑर्डर करने के लिए ऑनलाइन ऑफर्स होंगी, वो सारी आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनल सर्चीज पे डिपेंड करती हैं। अगर आपके भांजे या भतीजे ने किसी ने मोबाइल उठा लिया है तो थोड़ी देर के बाद आपको जो है रेसलिंग की वीडियोस शो होनी शुरू हो जाएंगी, या फिर बाइक, हैवी बाइक्स, कार्स और इन सारी वीडियोस को आप एक्सपीरियंस करोगे, जबकि वो आपकी सर्च में कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल नहीं अपेयर होना। और समटाइम्स आपकी अगर भांजी या भतीजी ने मोबाइल उठा लिया है आपका थोड़ी देर के लिए, या कोई भी डिवाइस यूज किया, तो उस पे पॉनिंग टेल्स और कोकोमेलन और समथिंग लाइक दैट अपेयर होना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी आपके पास दुआएं भी आ रही होती हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी अम्मी हुजूर ने भी हाथ साफ किया आपके मोबाइल पर। तो उससे आपको पता चलता है कि आपकी सर्चीज जो होती हैं ये बाइस्ड होती हैं, ये आपको वो दिखा रही होती हैं जो आप एक्चुअली देखना चाह रहे होते हो। समटाइम्स ये टाइम ओरिएंटेड भी हो जाती हैं। तो इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए हम लोग उन सर्चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते जो हमारा ब्राउजर हमें दिखा रहा है। उसके लिए अब हमने करना क्या होता है कि हम जाते हैं, इनकॉग्निटो विंडो खोलते हैं, उसके ऊपर उसी कंट्री का हम गूगल सर्च कर देते हैं। वैसे गूगल करेंगे, इनकॉग्निटो में हमारी जो सर्चेज होती हैं वो एक्यूरेट हो जाती हैं जो उस मार्केट में, फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट अगर यूएसए है, तो अगर हम उस पर गूगल यूएसए सर्च करेंगे तो वो हमारी सर्चेज को थोड़ा सा रेलिवेंट रिजल्ट शो करना शुरू कर देगा जो वाकई ही यूएसए की मार्केट में हो रहा होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने जो सॉरी, मैं इनकॉग्निटो को करी, आप अपने ब्राउजर की सेटिंग में जाके उसकी लोकेशन चेंज कर दें, उसकी लैंग्वेज में जाएं, उसकी लोकेशन में जाएं, या ओके, उसकी लैंग्वेज यहाँ पर जैसे देखें कि मैंने इसकी लोकेशन जो है यूनाइटेड स्टेट की हुई है, इंग्लिश इंग्लिश है। तो अब मैं जो कुछ भी इस पे सर्च करूंगी तो जो यूनाइटेड स्टेट में जो रैंक हो रही होंगी जो वेबसाइट्स उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, वो मुझे शो होनी शुरू होंगी। जैसे हम इस कीवर्ड को देख लें, ये हमने कल भी सर्च किया था। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो ये हमारी हमें वो सारे रिजल्ट शो करा रही है जो कि इस कीवर्ड के ऊपर कंपेटिटर्स हैं, जो मेरे कंपेटिटर्स हैं एक्चुअली। ठीक है, ये इस तरह अगर आप कुछ जैसे एसईओ क्रैक आ गया, इसी तरह से कीवर्ड एवरीवेयर है, और सर्फर एसईओ है, कीवर्ड डिफिकल्टी बता दो, ये सारी जो वेबसाइट, ये सारी जो एक्सटेंशंस होती है ना, ये भी आप जरूर यूज कर लिया करें, जो सर काशिफ ने भी बताई होंगी, और अगर कोई और भी एसईओ एक्सपर्ट निश एक्सपर्ट हैं तो उन्होंने आपको इनके बारे में बताया होगा। तो ये आप इनेबल कर लें। इससे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि सर्च ट्रैफिक मंथली कितनी आ रही है उसकी। कीवर्ड जरूरी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो, लेकिन अगर इस पे कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस है तो आपको एटलीस्ट उसकी अथॉरिटी का अंदाजा हो जाता है। डीए पीए से भी पता चल जाता है
समटाइम्स, तो उससे आपको आपका जो एग्जैक्ट कंपेटिटर है उसको फाइंड करने में आपको मदद मिलती है। आपने वो वाला कंपेटिटर नहीं देखना होता है जिसकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही है, आपने उसमें से कंपेटिटर वो चूज करना होता है। अब जैसे ये देखिए, ये बहुत बड़ी, सॉरी, ये तो है ही यूट्यूब, तो ये तो आपका कंपेटिटर है ही नहीं। आपने अपने राइटिंग के लिहाज से जो कंपेटिटर सेलेक्ट करना है, ये भी यूट्यूब की वीडियो आ रही है। क्योंकि मेरी जो क्यूरी है ना वो इस टाइप की है कि वो डिस्प्ले करेंगे कुछ तो ही वो दिखाएंगे, इसलिए इसमें यूट्यूब के ज्यादातर चैनल्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं आपको। अब यहाँ देखें, इसकी ये ब्लॉग लग रहा है, ठीक है, इसकी थोड़ी इनके मुकाबले में ट्रैफिक थोड़ी कम है, इसकी ट्रैफिक और भी ज्यादा है, तो ये एक बड़ी वेबसाइट है। तो इस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। इसमें से आप अपना एक एक दो वीक कंपेटिटर अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी रैंकिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप बहुत अच्छा अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट दे सकते हो तो आप जो है थोड़ी डिफिकल्टी को भी ब्रेक कर सकते हो। लेकिन इनिशियली जब आप कुछ स्टार्ट करो तो आप बेहतर, क्योंकि मैंने ये जो कीवर्ड उठाया है ये भी कोई बहुत छोटा सा कीवर्ड नहीं है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज अ बिग कीवर्ड, तो इस वजह से इसका जो ट्रैफिक आ रहा है ये भी ज्यादा आ रहा है। आई एम श्योर जब आप अपने लिए कोई नीश सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ऐसा कीवर्ड नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत हाई कंपेटिटिव नीश है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, आज मैं एक पोस्ट लगाऊंगी एंड लेट मी नो कि आप लोगों में से, मैं इसलिए ये क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है और जो लोग इस वक्त यहाँ पर नहीं भी हैं वो भी सुन लेंगे। मैं एक पोस्ट लगा रही हूँ, मुझे प्लीज आप ये बताइए कि आप में से राइटर कितने हैं, और राइटिंग डेडिकेटेड जो राइटिंग सीखना चाहते हैं वो कितने हैं। आई वॉन्ट टू नो द वर्ड्स ऑफ गिविंग माई टाइम। तो ऐसा ना हो मैं फजूल में आप लोगों पर टॉर्चर करती रहूं। अगर इस तरह से चलता रहा तो ये मुझे मुश्किल ही लग रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब यहाँ से आप पिक करेंगे उन यूआरएल्स को या उन पेजेस के यूआरएल्स को जो आप अपने राइटर को प्रोवाइड करेंगे, और वहां से वो इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर जो आपके कंपेटिटर हैं, एग्जैक्ट कंपेटिटर हैं, उनको सिलेक्ट करके उनके बारे में थोड़ी रीडिंग करेगा, थोड़ी रिसर्च करेगा। खास तौर पर कंपेटिटर की रिसर्च जरूर करेगा, ठीक है। वैसे तो फर्स्ट 10 पोजीशंस पे जो आ रहे होते हैं उन सब ने ही कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग किया हुआ होता है, आउटस्टैंडिंग मेहनत की हुई होती है। अगर आप उससे थोड़ा सा बेहतर कर लेते हो तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए, अगर आप में से कोई एक भी डेडिकेटेड है, सीखना चाहता है, आई विल टेक देम टू द अनदर ग्रुप और सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लास। मैं कितना भी हो सकेगा, एक बंदा भी होगा ना तो भी उसको टाइम दूंगी। लेकिन अगर कोई डेडिकेटेड नहीं है और जस्ट टाइम पास है तो फिर देखेंगे फिर क्या कर सकते हैं। चलिए। ओके, ठीक है, ठीक है। अब ये देखते हैं। हम्म, यहाँ से आपने कंपेटिटर सिलेक्ट कर लिया, अब उसको आपने सिर्फ इसके ऊपर नहीं आपने वो करना, आपने इस पर डिपेंड नहीं करना। आपको अगर चैट जीपीटी से कुछ हेल्प मिलती है आप जा सकते हैं, चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। लेकिन जब आप चैट जीपीटी से भी लिखवाएंगे तो आपको उसको ह्यूमनाइज करना पड़ेगा कंटेंट को। उसमें हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, वो समटाइम्स बहुत नॉनसेंस से सेगमेंट्स बना रहा होता है, और बिल्कुल आप उसकी पूरी की पूरी जो बॉडी है ना उसको कॉपी नहीं करेंगे। इन केस अगर आपने उससे लिखवाना भी है तो आप प्रॉम्प्ट्स लिखवाएंगे, और प्रॉम्प्ट्स लिखवाने के बाद उनको कस्टमाइज करेंगे। जब हम पूरा एक ब्लॉग भी उसको बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट्स भी दे के लिखवाते हैं, फॉर एग्जांपल 1500 वर्ड्स का आप उससे एक ब्लॉग लिखवा लेते हो, समहाउ जनरेट कर लेते हो, तो भी उसमें से कोई ऐसी 5-7 लाइन्स ही ऐसी होती हैं जो आपके लिए बाकी आप कहते हो कि वर्दी हैं, वरना उसमें फ्लफ बहुत ज्यादा होता है चैट जीपीटी में। दूसरी जो चैट जीपीटी की कमजोरी है वो ये है कि वो रैंकिंग वर्ड्स नहीं डालता आपके कंटेंट के अंदर, या वो इस तरह डिजाइन नहीं है कि वो रैंकिंग कीवर्ड्स आपके उसके अंदर कंटेंट के अंदर खुद ब खुद ऐड करे।
हाँ, अगर आप उसको किसी रैंकिंग, फॉर एग्जांपल जो एसईओ की अदर टूल्स होते हैं, जैसे कि एसईओ सर्फर हो गया, या कोई भी पेड टूल्स जो होते हैं, उनसे अगर आप उसको ओवरलैप करो सॉफ्टवेयर को, और उसकी आप एक्सटेंशंस को इनेबल करके, तो तब आप उससे अगर आप कंटेंट लिखवाएं तो वो मैजिकली बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं वो टूल्स। फिर बात आती है कि अगर थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी लिखवाएं तब भी वो रैंकिंग वर्ड्स नहीं डालता, वो उसके लिए डेडिकेटेड नहीं है। इवन के हम लोग जब गेस्ट पोस्ट देते थे, तो उसके लिए हम लोग कभी कभार उससे कुछ टॉपिक्स लिखवाते थे, कि कुछ अच्छे टॉपिक्स हाई सर्च वॉल्यूम के साथ हमें लिखे थे, क्योंकि हमने गेस्ट पोस्ट लेनी है। तो फर्स्ट थिंग जो अट्रैक्ट करती है गेस्ट पोस्ट लेने के लिए जिन वेबसाइट्स को हम लोग आउटरीच करते हैं, तो उसके लिए जो चीज सबसे पहले अट्रैक्ट करती है तो वो होती है टॉपिक। अगर उस कंटेंट की या उस टॉपिक की यूजर को अगले को जरूरत होती है, तो वो आपसे जल्दी से आपको गेस्ट पोस्ट देने के लिए अग्री हो जाता है बहुत इजीली। अब उसके लिए हम क्या करते थे कि समटाइम्स नहीं सजेशंस आ रहे होते टॉपिक के, आजकल क्या चल रहा है क्या होगा, तो हम चैट जीपीटी से लिखवाते थे। अब चैट जीपीटी, अगर हम उससे कोई 20 टॉपिक्स लिखवाते थे, तो उसमें से 2 या 3 कीवर्ड ऐसे होते थे जो अच्छे होते थे, उन सबका हम सर्च वॉल्यूम चेक करते थे, ये जो कीवर्ड जिसने यूज किए हैं ये ट्रेंड ट्रेंड में वाकई हैं कि नहीं, या अगर हैं भी तो उनका सर्च वॉल्यूम क्या है, सामने वाले को पसंद आएंगे नहीं आएंगे। तो उस चीज के लिए हम उसका सर्च वॉल्यूम चेक करते थे, तो उसमें रेशियो रैंकिंग कीवर्ड्स की इतनी होती थी। मतलब अगर आप 20 टॉपिक्स उससे लिखवा रहे हैं, तो उसमें से 2 या 3 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके काम के होंगे। इसी तरह जब आप उससे पूरा ब्लॉग लिखवाते हो, तो उसमें भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कुछ ना कुछ एनएलपीस कुछ ना कुछ होते हैं, एलएसआई कीवर्ड्स होते हैं उसके अंदर रेलिवेंट। अगर आप रखें बहुत स्पेसिफाइड करके उससे लिखवाएं, लेकिन जो रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं वो फिर भी आपको खुद से उसमें मैन्युअली ऐड करने पड़ते हैं। दूसरा, वो कीवर्ड की डेंसिटी को मेजर नहीं मतलब मैनेज नहीं करता। ये सारे काम आपको खुद से ही करने पड़ते हैं। तो पूरी तरह मैं आप लोगों को नहीं वो करती, सजेस्ट करती कि आप पूरा कंटेंट उसी के ऊपर चैट जीपीटी के ऊपर डिपेंड करके लिखवाएं। बट यस कि ये छोटे छोटे कामों में आपको बहुत हेल्प करता है, जैसे कि पहले छोटी छोटी चीजों के लिए छोटी छोटी कॉपी राइटिंग होती थी। किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो भी लोग डिपेंड करते थे राइटर्स के ऊपर। तो ये छोटे मोटे काम आप इनसे करवा सकते हैं। आप इनसे ईमेल लिखवा सकते हैं, आप इनसे फेसबुक की एड लिखवा सकते हैं, फेसबुक की जो रिटर्न जितना भी उसका वर्क होता है पोस्ट लिखवा सकते हैं, या आपने लिंक्डइन के लिए सोशल मीडिया के लिए बेसिकली जो भी कंटेंट आपने एक्सट्रैक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। क्योंकि उनकी एल्गोरिथम्स इस तरह से काम नहीं करते कि वो एआई को डिटेक्ट करें या एआई को हिट लगे उससे। लोकल एसईओ में काम चल रहा था, क्योंकि कॉपी राइटिंग में कुछ ना कुछ चलता है चल जाता है। अगर आप कॉपी राइटिंग कर रहे हैं और उसके लिए आप चैट जीपीटी या कोई भी कीवर्ड उस पर यूज करें, तो उसमें इतना ज्यादा रैंकिंग कीवर्ड्स का इशू नहीं होता। वहां पर आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स जो हैं जरूर यूज करनी होती हैं, जो कि कन्विंसिंग कीवर्ड्स, कीवर्ड से ज्यादा कन्विंसिंग वर्ड्स यूज होते हैं, और वो कॉन्स्टेंटली एक जैसे ही वर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो वहां पर गूगल का ज्यादातर ये देखा नहीं गया कि गूगल ने किसी को हिट लगाई हो, क्योंकि वो चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से लिख रहा है। बट स्टिल मैं देख रही थी कि इस जनवरी में ही अनाउंस हो रही है एक और अपडेट, जो कि लोकल एसईओ वालों के लिए थोड़ा सा थ्रेट ला रही है। अब आई डोंट नो कि वो क्या लेके आती है। तो इस चीज का डर आपको लगा रहता है। आप फिर बेहतर ये तरीका होता है कि आप अपने कंपेटिटर्स को बहुत अच्छी तरह रीड करें, अगर आप खुद लिख रहे हैं तो। या फिर आप अपने जो चैट जीपीटी से भी अगर आप लिखवाते हैं, तो एक दफा फिर भी कंपेटिटर को देखें कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। अदरवाइज आप एक कंपेटिटिव कंटेंट नहीं लिख सकते। मैं क्योंकि शुरू से मैं ऑर्गेनिक राइटर रही हूँ, पैशनेट राइटर रही हूँ, और मैं शुरू से ही लिखती हुई आ रही हूँ। मैं वो पोइट्री वाला राइटर हूँ, वो जो बैठे बैठे जिसको कुछ नहीं भी मिल रहा होता तो भी लिख रहा होता है।
तो इस वजह से मेरे पास कुछ ना कुछ यूनिक होता है मेरी पॉकेट में व्हेन आई एम स्टार्टिंग राइट। तो जब जब भी मैं कुछ लिखती हूँ तो मेरे पास कुछ कोई ना कोई आइडिया होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं राइटिंग देख देख के चलो भाई इसको रीफ्रेस कर दो। री राइटिंग इज नॉट माई वे ऑफ वर्क। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं री राइटिंग से रिलेटेड आपको कोई टिप्स या ट्रिक्स बताऊंगी तो आई एम सॉरी मेरे पास है ही नहीं ये वाला टैलेंट। तो दूसरी बात ये कि राइटिंग की जहां तक बात है तो उसका तरीका मेरा क्या होता है कि मैं एक दफा बैठ के रिसर्च करती हूँ। उसके लिए जितने भी फैक्ट्स हैं जितनी भी वेबसाइट्स मुझे लगती हैं कि हाँ ये भी रेलिवेंट है इसको भी पढ़ लेना चाहिए ये भी रेलिवेंट है। खास तौर पे जो पॉइंट जरूरी नहीं होता कि मैं पूरा जो कंटेंट है आपका पढूं अपने कंपेटिटर का पूरा कंटेंट पढूं लेकिन कुछ की पॉइंट्स होते हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में उसने किसी न किसी ऐसे हुक से अपने जो यूजर हैं उनको रिटेन किया होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसी तरह कंक्लूजन जरूर पढ़ूंगी मैं। उसका हुक देखूंगी उसका स्ट्रक्चर देखूंगी उसके हेडिंग्स देखूंगी। इन सारी चीजों को मैं एनालाइज करूंगी और मैं अपना एक डॉक्यूमेंट रखूंगी। हर चीज जो मुझे उसकी अच्छी लगती जा रही है उसकी एक छोटी छोटी सी हेडिंग बनाती जाऊंगी या फिर कोई एक पॉइंट बनाती जाऊंगी जैसे हम नोट्स बनाते हैं। तो उसी तरह से मैं कुछ पॉइंट्स उसमें जो मुझे अच्छे लगेंगे वो मैं उसमें से लिख लूंगी कुछ हेडिंग्स लिख लूंगी कुछ कीवर्ड्स लिख लूंगी कि ये बातें डिस्कस होना जरूरी है। जिस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है किसी भी आई एम सॉरी किसी भी कंपोजिशन का या किसी भी ऐसे का एग्जैक्टली उसी तरह से मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी कि इस कंपोजिशन को मैंने किन चीजों के इर्द गिर्द घुमाना है। फिर मेरे पास ऑलरेडी मैंने कीवर्ड की रिसर्च की हुई होगी। मैंने रैंकिंग वर्ड्स निकाले में मैंने उसकी वेरिएशंस इकट्ठी की हुई हैं। एलएसआई कीवर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं वो मेरे पास एक रफ पैटर्न सा मेरे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट है उसका। ठीक है। अब उसके बाद जब मैं ये सारी रिसर्च करूंगी फिर मैं चैट जीपीटी से भी जितनी इंफॉर्मेशन निकलवा सकती हूँ क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर 100 वेबसाइट्स या 1000 वेबसाइट्स उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही हैं तो मैं उन सब का कंटेंट पढ़ सकती। बट अगर मैं चैट जीपीटी से या परप्लेक्सिटी से या किसी भी उससे अपना कंटेंट निकालती हूँ बार्ड से और भी बहुत सारे क्लॉड हैं बार्ड है इन सब से अगर उस कंटेंट को निकालती हूँ तो मैं उसको एक दफा गो थ्रू करूंगी कि इसमें इन्होंने डिस्कशंस क्या किए। चैट जीपीटी क्लॉड ये सब आपको फैक्ट्स के बारे में बता देगा थोड़ी सी लैंग्वेज आपको प्रोफेशनल करके दे देगा लेकिन समटाइम्स आपको आपके यूजर के हिसाब से जो कीवर्ड का यूजर है उसके हिसाब से अपनी टोन मैनेज करनी होगी। और अगर फॉर एग्जांपल आप रिक्लाइनर चेयर के बारे में लिख रहे हो कंटेंट तो रिक्लाइनर चेयर का यूजर कौन होगा। ऑब्वियसली एल्डरली लोग होंगे बूढ़े लोग होंगे। तो उनका ये जो मैं रिव्यू लिख रही हूँ फॉर एग्जांपल तो वो रिव्यू कौन पढ़ेगा उस वो क्या एक्सपेक्ट करेगा। क्या मैं जेन जी की लैंग्वेज यूज करूंगी या फिर मैं ओल्ड स्कूल लैंग्वेज यूज करूंगी। कौन सी टोन के साथ मैंने जाना है क्या मैंने ये प्रोडक्ट सेल सेल करना है या फिर मुझे सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के मैं अपनी टोन अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस से कस्टमाइज करूँ। जहां जहां मुझे जिस पॉइंट पर जोर देना है उस पॉइंट को ज्यादा अग्रेसिव होकर लिखूंगी। जिस पॉइंट को मैंने बहुत ज्यादा मतलब हाईलाइट नहीं करना फॉर एग्जाम्पल कोई कौन से प्रोज तो मैं बढ़ चढ़ के बताऊंगी कि हाँ प्रोज ये हैं ये फायदे लेकिन नुकसान तो मैं इस तरह से नहीं बताऊंगी कि उस प्रोडक्ट की सेल डिस्टर्ब हो। अगर मैं ऐसी कॉपी लिखती हूँ तो ऑब्वियसली मेरी वो कॉपी कोई भी नहीं बाय करना चाहेगा। दे आर बाइंग टू गेट मोर सेल्स। तो इस बात को हमने अपने ध्यान में रख के ही अपना कंटेंट डिजाइन करना होगा जो कि किसी मशीन का काम नहीं। अगर हम किसी मशीन से ये काम करवाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है उसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि वो ओवरडन करता है चीजों। हम हमने इस तरह से कंटेंट लिखना है कि गूगल को ये ना पता चले कि हम अपनी प्रमोशन कर रहे हैं लेकिन हमारी इनर इंटेंशन यही होती है कि हम अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी टूल से कहते हो कि इसको परसुएसिव अंदाज में लिखो इसको प्रमोशनल अंदाज में लिखो तो वो उसकी इंटेंसिटी को नहीं समझ सकता और उसकी वजह से वो ओवरडन करता है चीजों को। जब आप
चैट जीपीटी से या परप्लेक्सिटी से, जो कि जरा टोन को मैनेज करता है, जब आप उससे लिखवाते हो कंटेंट, या तो वो न्यूट्रल होता है, तो वो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाता है और वो इतनी सारी चीजें ऐड कर देता है जो उसके नेगेटिव पॉइंट या उसके ड्रॉबैक्स हैं आपके प्रोडक्ट के, और उसकी सेल पर इफेक्ट कर सकते हैं। इवन कि आपने अगर कोई कॉन लिखना भी है, थोड़ी सी अपनी न्यूट्रलिटी गूगल को दिखाने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं, तो आपने उसके कॉन्स की तादाद रोज से कम रखनी है। और अगर आपने तादाद भी उतनी ही बतानी है, तो आपने कॉन्स में वो पॉइंट्स लिखने हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा असर नहीं रखते, बहुत ज्यादा जिन चीजों के ऊपर बायर्स ध्यान नहीं देते, कि थोड़ा सा जो है इसका बिल्ड जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं है, या कॉम्पैक्ट है बहुत ज्यादा, या फिर जो है सिर्फ ये लिमिटेड कलर्स में आता है, इस तरह की चीजें आप उसकी बिल्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप उसमें मेंशन नहीं करोगे अपने प्रोडक्ट की। अगर आप मेंशन करोगे तो ऑब्वियसली वो कॉपी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट ड्रॉ नहीं करेगी। ओके, तो ये चीजें बहुत, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक एक्सपर्ट जो है वो आपका, जब आप कंटेंट लिखते हो ना, वो आपके कंटेंट के सिर्फ अल्फाज देख के ये अंदाजा कर लेता है कि आपने ये कंटेंट कौन से एआई टूल से लिखवाया है। तो आई एम श्योर कि गूगल अगर हिट लगाने पे आएगा, तो फिर उसके लिए तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि आपने किस एआई टूल को यूज किया है अपना कंटेंट जनरेट करने के लिए। बहरहाल, आपने कंटेंट जिस तरह से भी लिखें, आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल एआई को यूज ही मत करें, बट आप उसको थोड़ा एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करेंगे। जी, एआई रिटर्न कंटेंट का पता चल जाता है। जितने टूल्स एआई आपकी ऐसे एआई को ह्यूमनाइज करने के लिए आते हैं, वो ह्यूमनाइज उतने ही टूल्स बाद में मार्केट में उन ह्यूमनाइज्ड कंटेंट को डिटेक्ट करने के भी आ जाते हैं। तो ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। समटाइम्स इवन के टर्न इट इन और और टूल है ओरिजिनलिटी, ये इतने एफिशिएंट टूल हैं कि ये आप कितना भी उसको ह्यूमनाइज कर लो, फिर भी वो आपका जो वो होता है मसला, वो पकड़ लेते हैं। और एक टूल से दूसरे टूल के अंदर जब आप जाते हो, अगर आप किसी एक टूल को बाईपास कर भी लेते हो, उसको चीट कर भी लेते हो, तो भी आप, अगर वो किसी दूसरे टूल पे जाएगा, तो वहां से उसका कोई ना कोई उसको लिंक मिल जाता है। दूसरी बात ये कि आपका जब कंटेंट खुद से लिखते हो तो उसमें प्लेगरिज्म कम आता है। बहरहाल, मैं आपको ये बता रही थी कि लिखने का, ऑर्गेनिक राइटिंग का तरीका क्या होता है कि आप अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, फिर आप उन चीजों के बारे में, उन फैक्ट्स के बारे में, उन फाइंडिंग से पहले तो आप वो नीश उठाएं जिसकी आप एक्सपर्ट हैं, जिसके बारे में आपको अच्छी भावनाव है, जिसके बारे में आपने अच्छी रिसर्च की हुई है, जिसकी आपका इंटरेस्ट था, आपने अपनी लाइफ में भी उन चीजों को एक्सपीरियंस किया या उन चीजों को आपने यूज किया हुआ है। तो आप, फॉर एग्जांपल, आपकी नीश टेक है और आप गैजेट्स और चीज़ों की वर्किंग से वाकिफ हो, उनकी टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो, तो आपके लिए लिखना उसके ऊपर बहुत आसान है। इसी तरह अगर आप कोई मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं, तो आपके लिए मेडिकल हेल्थ नीश बहुत अच्छी होगी कंटेंट लिखने के लिए। आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपना जो कंटेंट है वो उसको चूज करेंगे। ठीक है, तो फिर आपके लिए काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जब आप फर्दर रिसर्च करेंगे तो आप, आपके पास काफी नॉलेज होगी, फिर आप जब उसको अपने अंदाज में अपनी क्रिएटिविटी के साथ लिखेंगे, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। प्लस, अगर आप खुद लिखेंगे तो आपको, आप यकीन करें, फिर आपको ये पेड टूल्स परचेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ये भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक्सीडेंटली कुछ आपने ऐसे कीवर्ड्स तो नहीं यूज कर लिए जिसकी वजह से प्लेगरिज्म रेट ज्यादा हो रहा है। आप यकीन करें, बहुत लो हो जाता है। मैक्सिमम भी अगर आपका प्लेगरिज्म रेट कुछ ना कुछ आएगा आपके कंटेंट के अंदर, तो वो होगा 2%, 5%, एंड दैट डू नॉट मैटर। लेकिन अगर आप एआई से लिखवाएंगे या फिर उसको ह्यूमनाइज भी करेंगे, देखिए, आप एआई से लिखवा लें या किसी का कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट कर लें, उसको रीराइट कर लें या किसी टूल से रीराइट करवा लें, तब भी उसकी टोन वही रहती है। जो रीराइटिंग का जो आइडिया है वो भी बहुत प्रॉमिसिंग आइडिया नहीं है, क्योंकि
जब आप री राइटिंग करते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं। एक, कि आप पूरी वर्डिंग चेंज कर दें, और जब आप पूरी कंटेंट की वर्डिंग्स चेंज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्टूपिड साउंड करता है। उसकी रीडेबिलिटी या तो डिफिकल्ट हो जाती है, उसकी रीडेबिलिटी गिर जाती है, उसमें आपको आपके जो खास तौर पे जो रैंकिंग कीवर्ड्स है वो कहीं एडजस्ट ही नहीं होते, क्योंकि उन्हीं के ऊपर प्लेगरिज्म आ रहा होता है। दूसरा मसला ये होता है, दूसरा सॉल्यूशन आपके पास ये होता है रीराइटिंग का, कि आप उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखने की बजाय पैसिव वॉइस में लिखें। और जब आप उसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं, जब आप उसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो वो आराम से, इवन कि आपने स्पन नहीं किया कंटेंट, आपने खुद लिखा, ऑर्गेनिक कंटेंट है, आपने किसी का कंटेंट उठा के उसको उसके सिर्फ सेंटेंसेस की सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, पैसिव वॉइस में हम यही करते हैं ना, तो सेंटेंस को उल्टा कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आप उसको किसी भी टूल में डाल के देखते हैं तो उसमें आपको स्पन कंटेंट का जो इशू है वो शो करता है। और जब आप एक स्पन कंटेंट लिखते हैं, और एक ऐसी पैसिव वॉइस की जो लैंग्वेज है ना, ये एक्चुअली उल्टी लैंग्वेज है। ये ऐसे समझ लें कि ये शायरों की जुबान है। आप सीधी बात को उल्टा करके कर रहे हैं। एक काम आप कहते हैं कि ये काम फला लड़के ने इस टाइम पे कर दिया, लेकिन ये काम उस लड़के से फला टाइम पर हो गया। ये कुछ मतलब वो हो जाता है, सेंस जो है ना उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, नॉनसेंस किस्म के सेंटेंसेस बन जाते हैं, पैसिव वॉइस की जो रेशियो होती है वो बढ़ जाती है। और कोई भी टूल जिसके ऊपर आप उसको डालते हो वो उसमें आपको ज्यादातर स्पन कंटेंट में कंसिडर करता है, क्योंकि उसमें पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा है। अब ये आपने जानबूझ के स्पिन किया तो नहीं है किसी टूल से कंटेंट, लेकिन वो मैन्युअली स्पन हो जाता है, आप मैन्युअली उसको स्पिन कर देते हो। इस वजह से इसमें इशू आते हैं। और एक एक करके गूगल ने कंटेंट के लिए बहुत ध्यान से एल्गोरिथम्स जो हैं वो डिजाइन किए हैं, और इन सारी चीजों की वजह से कंटेंट वही लिख सकता है जो थोड़ा सा एक्सपर्ट होता है इस चीज का, या थोड़ा प्रैक्टिस करता है। और उसके लिए ये जरूरी होता है कि आप ऑर्गेनिक से, अगर आप एआई को अपनी रिसर्च को रिड्यूस करने के लिए आपका कम टाइम लगे उसके लिए इस्तेमाल भी करते हो, तो आपको एक जेनेरिक कंटेंट दे देता है, एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन दे देता है। अब आप अगर मुझसे कहेंगे कि बेस्ट टूल कौन सा होगा राइटिंग के लिहाज से या रिसर्च के लिहाज से, तो आपको अपनी नीश के हिसाब से टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एक कंटेंट लिखना है जो कि जिसमें फ्लफ कम हो, की लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, और वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता हो, तो आपको फ्री टूल्स में, आई एम सॉरी, ऐसा टूल कोई भी नहीं मिलेगा, मैं फ्री में कोई भी नहीं सजेस्ट करूँगी। जेस्पर, यस, दैट इज अ वन टूल जो आपको, आप अगर उसको सही प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स बेस्ड इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन उसका पेड वर्जन ही सजेस्टेड है, क्योंकि जो उसका फ्री वर्जन है वो तो कोई है नहीं, उसका फ्री वर्जन वो पेड ही है। दूसरा, आप चैट जीपीटी का भी अगर पेड वर्जन लेते हैं तो वो कुछ बेहतर काम करता है, लेकिन स्टिल चैट जीपीटी इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि अगर कोई थोड़ा सा भी प्रोफेशनल राइटर या एक्सपीरियंस्ड राइटर होगा या प्रूफ रीडर होगा तो वो देखते ही पहचान लेगा कि ये कंटेंट चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। लेकिन तो आप खुद सोचेंगे, गूगल के बॉट्स को ये पता नहीं चलेगा कि ये कंटेंट चैट जीपीटी से या किसी और से लिखा गया है। अगर आप इन चीजों से लिख भी रहे हैं तो आपके अंदर फिर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको सही तरह प्रूफ रीड करें, फैक्ट चेक करें, उसको अच्छी तरह आप फर्दर डिटेल्स उसके अंदर ऐड करें, कुछ सेंटेंसेस निकाल लें। आपको लगता है कि हाँ, ये वाली सेंटेंस, ये वाली जो क्लॉ लिखी हुई है इसके अंदर, कंटेंट के अंदर, ये बहुत अच्छी है और ये मुझे अपने कंटेंट में जरूर ऐड करनी चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं आप। इतना मैं आपको कहूंगी कि एक दो लाइंस वहां से उठा लें और एक पैराग्राफ डिजाइन करें, फिर दो चार लाइंस उठा लें, फिर एक पैराग्राफ डिजाइन कर लें, और फिर भी उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करें। आप अपने रैंकिंग वर्ड्स उसके अंदर जरूर ऐड करें, आप तो अपने वेरिएशंस ऐड करें, एलएसआई कीवर्ड्स, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज से जो सजेस्टेड कीवर्ड्स होते हैं आप उनकी भी रेशियो अपने कंटेंट के अंदर कुछ ना कुछ रखें, और आप अपना कंटेंट तैयार कर लें। जब मैं रिसर्च करती हूँ उस वक्त मैं कुछ भी नहीं लिखती,
सिर्फ की कुछ की पॉइंट्स। जब मैं अपने दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट करती हूँ कि मैं फर्स्ट पैराग्राफ में ये बातें करूंगी, सेकंड में ये करूंगी, थर्ड में ये करूंगी, फोर्थ में ये करूंगी, और कंक्लूजन में ये मैं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगी। ठीक है ना? प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कंक्लूजन तक रिटेन करना है आपने अपने यूजर को। बिल्कुल एंड में ना जाए, लेकिन सेकंड पैराग्राफ से आप अपने यूजर को बताना शुरू कर दें कि उनकी प्रॉब्लम अगर ये है तो उसका सॉल्यूशन ये है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने उसकी थ्योरी को, आपने खुद को अथॉरिटेटिव साउंड करना है। अथॉरिटेटिव साउंड करने का मतलब ये नहीं है कि आपने ये लिखना है कि मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट हूँ और मैं ये हूँ और मैं ये हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपने वहां पर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात करनी है, या कुछ साउंड इतना कॉन्फिडेंट करना है कि सामने वाले को लगे कि वाकई आप इस चीज की एक्सपर्ट है। ये बात आपने अपने मुंह से बोल के नहीं कहनी कि मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूँ। तो इन चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। सेकंड पैराग्राफ से आपने कोशिश करनी है कि आप अपने क्वेश्चन, अपनी क्यूरी को, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसको आंसर करना शुरू कर दें। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बताना शुरू कर दें। ठीक है? उसके बाद आप इसी तरह उससे रिलेटिव फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में तो आप अपने जो क्यूरी है, एग्जैक्ट क्यूरी, उसको आंसर करेंगे, लेकिन उस क्यूरी से के आंसर से कुछ और क्यूरीज पैदा हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर क्यूरी लिया, हाउ टू फिक्स ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब एलजी की वॉशिंग मशीन को ठीक करने का कुछ और तरीका है, और इसी तरह वेस्ट पॉइंट की जो वॉशिंग मशीन है उसको किसी और तरह से ठीक किया जाएगा, या सैमसंग की जो वॉशिंग मशीन है उसका कुछ और तरीका है। तो वो दो चार मेथड्स जो हैं या उनका जो मैनुअल है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप अलग अलग डिस्कशंस करेंगे। तो आपकी ये दो चार जो सॉल्यूशंस हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड, वो आप उसमें प्रोवाइड करेंगे। फिर आप आके कंक्लूजन में उसका एक जेनेरिक जो सॉल्यूशन है वो उसको प्रोवाइड कर देंगे। आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि कहीं पर भी आपके कंटेंट में ग्लिच ना हो, कहीं पर हर्डल्स ना हो, बहुत हार्ड टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस ना हो, बहुत इजी वे में, स्मूथ वे में लिखा गया हो। वही वर्ड्स आपने यूज किए हों जो यूजुअली जो यूजर है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी और का कंटेंट उठा के उसकी वर्डिंग्स चेंज करके उसको रीराइट करके लिखेंगे तो भी टोन वही रहेगी। और जो गूगल के एल्गोरिथम्स हैं ये टोन को बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। और फिर मसला क्या आता है कि स्निफ कर लेता है गूगल। समटाइम्स आपको प्लेगरिज्म की डायरेक्ट जो पेनल्टी है वो नहीं पड़ती, लेकिन वो स्निफ कर लेता है और उसको पता चल जाता है, उसके बॉट्स को ये पता चल जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो वो आपको रैंकिंग नहीं देता। अगर आपके कंटेंट के अंदर बहुत ज्यादा ग्रामर मिस्टेक्स हैं तो भी वो आपको रैंकिंग नहीं देगा, क्योंकि उससे यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। जब यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है तो वो यूजर, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, पढ़ने में उसको डिफिकल्टी लग रही है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा हाई वोकैबुलरी है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कंटेंट, उसकी एज के हिसाब से नहीं लिखा हुआ, उसकी जरूरत के हिसाब से नहीं लिखा हुआ, आपने बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको लिखा है, उसकी रीडेबिलिटी बहुत लो है, उसका जो डिफिकल्टी है वो बहुत हाई है। तो इन सारी चीजों की वजह से अगर वो इरिटेट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो बाउंस ऑफ करेगा। ओके। तो इस वजह से आपको अपनी कंटेंट जब आप लिख रहे हैं तो आपको एक्यूरेट होना होगा। अगर आपकी छोटी मोटी ग्रामर मिस्टेक हैं तो उसके लिए ग्रामरली इज कंपलसरी। ग्रामरली का फ्री वर्जन तो सबके पास ही अवेलेबल होता है, आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। आप उसकी जो एक्सटेंशन है उसको लोड करके उससे भी बहुत अच्छा अच्छा सा काम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड वर्जन भी यूज करते हो तो वो रिकमेंडेड है, ग्रामरली से कोई इशू नहीं है। फिर मसला आता है दूसरा, प्लेगरिज्म का। ग्रामरली, उसके बाद दूसरा जो मसला, ग्रामरली भी आपको प्लेगरिज्म, पेड ग्रामरली जो है वो भी आपको प्लेगरिज्म शो करता है, लेकिन वो इतना रेलिवेंट नहीं है। अगर आप ग्रामरली के प्लेगरिज्म को रिलायबल कहेंगे तो आई डोंट सजेस्ट, उसमें बहुत सारा प्लेगरिज्म रह जाता है। प्लेगरिज्म डिटेक्ट करने के लिए जो टूल हम लोग सजेस्ट करते हैं वो है क्यूटेक्स, या फिर कॉपीस्केप।
क्यूटेक्स का ये है कि वो आपको कुछ वर्ड्स 250 वर्ड्स और आई डोंट नो 500 वर्ड्स जो है वो फ्री में भी आपका प्लेगरिज्म डिटेक्ट करके दे देता है, और वो बहुत एफिशिएंट टूल है। टर्निडेट का मसला ये है कि वो भी है तो अच्छा, लेकिन वो बहुत ज्यादा डीपली आपका प्लेगरिज्म चेक करता है। और उसमें ये है कि आप पॉसिबल नहीं होता कि आप अगर कंटेंट की रिसर्च गूगल से कर रहे हो और उसको अपने वर्ड्स में भी लिख रहे हो, तो भी वो आपके कंटेंट के ऊपर इतने ज्यादा प्लेगरिज्म के इश्यूज देगा कि वो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए उसके चेक से प्लेगरिज्म अनप्लेगराइज कंटेंट निकालना। तो उसका जो चेक है ना वो काफी मुश्किल है, तो वो पॉसिबल नहीं है पास करना। लेकिन क्यूटेक्स और कॉपी स्केप काफी रेलिवेंट है, इनके साथ आप जा सकते हो। फिर बारी आ जाती है प्लेगरिज्म के बाद, आपने ग्रामर की मिस्टेक्स निकाल ली, प्लेगरिज्म नहीं है आपके कंटेंट के अंदर। फिर बारी आएगी आपके एसईओ चेक। एसईओ चेक के लिए ये इंशाल्लाह टूल्स का एक अलग सेशन होगा नेक्स्ट वीक। तो हम टूल्स से किस तरह से सेट करना है, कंटेंट का स्ट्रक्चर है किस तरह से, कहाँ पर आपने कौन से टैग्स यूज करने हैं, और किस लोकेशन पर आपने अपना कीवर्ड टारगेट करना है, और कहाँ जरूरी है और कहाँ जरूरी नहीं है, तो ये सारे डिस्कशंस हम इन फ्यूचर इंफॉर्मेशनल कंटेंट का स्ट्रक्चर अलग से डिस्कस करेंगे, कमर्शियल कंटेंट का स्ट्रक्चर अलग से डिस्कस करेंगे। तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। अभी यहाँ तक मुझे बताइए कि समझ आया? कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या हो? का हमारा टॉपिक है कमर्शियल स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल कंटेंट। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कमर्शियल कंटेंट जो हम लिख रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो किस मकसद के लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि कमर्शियल कंटेंट की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। उनमें से एक टाइप होती है वीएसएल्स। वीएसएल्स मतलब विजुअल सेल्स लेटर। जो हम वीडियोस बनाते हैं किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और उसमें हम प्योर प्रमोशनल टोन के साथ अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं जो कि विजुअली अपीयर होता है, तो उसको हम वीएसएल कहते हैं कॉपी राइटिंग में। और जब हम कोई लेटर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कॉपी लिखते हैं, तो उसको हम एसएल कहते हैं, सेल्स कॉपी कहते हैं, या फिर सेल्स लेटर कहते हैं। अच्छा, अब वीएसएल हो या सेल्स लेटर हो या सेल्स अलीफा, कॉपी हो, ये जो अलग अलग मेरी हेल्प नाम फ्री है। का पता है। ओके। तो ये जो हम वीएसएल्स लिखते हैं, वीएसएल्स का भी स्क्रिप्ट लिखा जाता है बेसिकली, लेकिन हम ज़्यादातर कंसंट्रेट करेंगे उस कंटेंट को जो कि विजुअल नहीं बल्कि रिटर्न होता है। रिटर्न कंटेंट में हम कॉपीराइटिंग की कौन कौन सी फॉर्म्स लिखते हैं, कॉपीराइटिंग में हम कमर्शियल कंटेंट की कौन कौन सी टाइप्स हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वीएसएल की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कोई कॉपी लिख सकते हैं, कोई ईमेल मार्केटिंग के लिए हम कोई कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी हम कंटेंट कॉपी राइटिंग करते हैं ना, उसमें हमें तीन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तीन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। वो तीन चीज़ें क्या होती हैं कि तीन स्टेजेस होती हैं कंटेंट की। एक होती है हॉट कॉपी, एक होती है वार्म कॉपी, और एक होती है हॉट ऑडियंस के लिए जो कॉपी लिखी जाती है उसको हम वो हॉट कॉपी कहते हैं। और जो वार्म ऑडियंस के लिए लिखी जाती है उसको वार्म कहते हैं, और जो कोल्ड ऑडियंस होती है उसको हम कोल्ड कॉपी, उसके लिए हम कोल्ड कॉपी लिखते हैं। कोल्ड ऑडियंस के लिए जो हम कॉपी लिखते हैं उसमें हम कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड करते हैं, कुछ एडिशनल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन जरा हम बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उनकी उनकी लाइफ में क्या ज़रूरत है उनको, वो किस लिए वो उसको यूज़ कर सकते हैं, किस लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर अप करते हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है? मैं यहाँ पे एक ऐप खोल लेती हूँ, इसमें मैं उसके एलिमेंट्स लिखती जाती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसान हो जाए समझना। ओके। फॉर एग्जाम्पल हम कोई कॉपी लिख रहे हैं, कोई कीवर्ड मुझे बताइएगा। देखिए वैसे तो तीन टाइप्स होंगी। एक तो आप लिख सकते हो जैसे टूल बेस्ड वेबसाइट है आपकी, फॉर एग्जाम्पल एपीके, कोई भी एपीके की नीश पे आप काम कर रहे हो, तो ये एक
हो सकता है, टॉपिक हो सकता है। इसके लिए जो आप कॉपी लिखोगे उसमें आप इस बात का ख्याल रखोगे कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड्स लेने हैं इससे। आपका क्रैक वर्जन है या कोई भी इस टाइप का वर्जन है जो कि जो आप टूल ऑफर कर रहे हो, कैलकुलेटर है या एपीके का कोई टूल है, कोई एंड्रॉयड पैकेजेस वगैरह के कुछ पैकेजेस हैं, या कोई गेम है, कोई भी ऐसी चीज है जो एपीके फॉर्मेट पे लिखा हुआ जो कंटेंट होता है ना, उसकी भी जो इंटेंट होती है वो कॉपी राइटिंग की होती है। क्योंकि वहां पर आप अपने यूजर को इंटाइस करते हो कि वो जाके उस बटन पर क्लिक करे जहां पर या तो डाउनलोड ना हो या इंस्टॉल ना हो या समथिंग लाइक दैट कुछ भी पड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा मैजिक क्रिएट करना होता है उसके सराउंडिंग में कि वो जाके उस फनल में गिरे ही गिरे। तो इसलिए आप वहां पर उस यूजलेस गेम की तारीफें भी करते हो, आप उस यूजलेस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन पे भी सामने वाले को इंटाइस करते हो कि उसके उसकी डिजायर इन्वोक करते हो कि नहीं नहीं बहुत अच्छी गेम है और डूड आपको तो ये जरूर लेनी चाहिए। और आपको अपनी टोन भी बिल्कुल वैसी ही रखनी पड़ती है जैसे कि उसके यूजर की होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गेम है तो आपका यूजर कोई 4 5 क्लास का बच्चा हो सकता है, तो आप एग्जैक्टली exactly उसकी टोन में उसके स्टाइल में एक कंटेंट क्रिएट करोगे जो उसको इंटाइस करेगा, जो उसकी डिजायर इन्वोक करेगा कि हाँ मुझे ये जो गेम है ये फॉर फॉर एग्जांपल ये रीजनिंग पावर को बढ़ाती है, या ये आपको बहुत अच्छा जो है आपका टाइम पास करा देती है अगर आप बोर हो रहे हो और आप बहुत लो फील कर रहे हो, या आप अपना माइंड चेंज करना चाह रहे हो, आपके सराउंडिंग में स्ट्रेस है, आप माइंड चेंज करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि थोड़ा सा टाइम आप अच्छा फील करो, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप ये गेम जाके डाउनलोड करो, इसको खेलो आप। और इसको खेलने का तरीका बहुत आसान है। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो है आप वहां पर पुट ऑन करते हो। या फिर आपका कोई वो है कैलकुलेटर है फॉर एग्जांपल, या फिर कोई सॉफ्टवेयर है जो कि आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके बहुत सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्लीनिंग हैक हो सकता है, कोई क्लीनिंग कुकीज क्लीनर हो सकता है, कोई काइंड मास्टर हो सकता है, कोई भी एडिटिंग टूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए जो आप कंटेंट लिखते हो तो उसमें भी आपने अपनी टोन ऐसी ही रखनी होती है कि आपने अपने यूजर को इंटाइस करना है, वहां से वो फैक्टर्स जो बाउंस ऑफ कर सकते हैं उसको, या ड्रॉबैक्स आपने उसको नहीं बताने उसके। वहां पे आप उसके बारे में अच्छी अच्छी शुगर कोट करके अच्छी अच्छी बातें लिखिए, लेकिन ओवर डन ना करें। समटाइम्स हम ओवर डन कर देते हैं चीज़ों को और वो फीचर्स मेंशन कर देते हैं जो एक्चुअली उस गेम के अंदर होते ही नहीं है या उस सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पर रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप रेलिवेंट बातें लिखें। आप फैक्चुअल, लोग समझते हैं कि कंटेंट राइटिंग जो हम वेब पेजेस के लिए करते हैं ये फिक्शन लिखते हैं, या समटाइम्स हम फिक्शन भी लिखते हैं, लेकिन ज्यादा जो इस मार्केट की डिमांड है ना वो ये है कि आप फैक्चुअल थिंग्स लिखो, मतलब फैक्ट्स को डिस्कस करो। और वो जितना ज्यादा रेलिवेंट हो, जितना ज्यादा वैलिड हो, उतनी ज्यादा आपके कंटेंट की क्वालिटी बेटर होती है और इम्प्रूव होती है। ठीक है? अब एपीके फॉर्मेट फॉर एग्जांपल मुझे कोई कीवर्ड बताएं एपीके से रिलेटेड जो मैं आपको क्विकली उसका स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करके रख दूं। ओके, देखिए ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कंटेंट, यहाँ पर आप एक अपनी छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे रही हैं अपनी गेम से रिलेटेड। उसकी अगर कोई पेड है वर्जन तो उसकी आप डिटेल दे देंगे। आपके पास फ्री टाइप जो भी उससे रिलेटेड वो चीज़ें जो हुक कर सकती हैं यूज़र को आपकी वेबसाइट से बाउंस ऑफ, ऐसा कोई भी एलिमेंट फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ के अंदर नहीं होना चाहिए जो आपके यूज़र को आपकी वेबसाइट से बाउंस ऑफ करे। प्लस आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ज़रूर होना चाहिए। पहले तो हम ये करते थे कि स्टार्ट ही अपने डिस्क्रिप्शन जो भी हम लिखा करते थे उसका इंट्रोडक्शन जब भी लिखते थे तो अपनी मेन कीवर्ड से ही स्टार्ट करते थे, लेकिन अब ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि अब गूगल स्मार्ट हो गया है। तो अगर आपके जो कीवर्ड्स हैं वो अगर थोड़े स्प्रेड हैं या फिर एग्जैक्ट मैच के साथ नहीं भी हैं आपने खुद के लिखे हुए हैं तो भी वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन अगर आपके पास गुंजाइश है एग्जैक्ट मैच के साथ कीवर्ड लिखने की तो आप उसको एग्जैक्ट मैच के साथ लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है।
नेक्स्ट पैराग्राफ में आप यहाँ देख रहे हैं वाई यूज ड्रैगन एनीवेयर। तो ये यहाँ पर आपको रीजन दे रहा है कि आप क्यों इसको यूज कर सकते हो। ये मुझे लगता है कोई टूल है। ओके। उसके बाद यहाँ आप उसको फर्दर आप इंटाइस करोगे, उसके अंदर डिजायर इन्वोक करोगे, उसको मीठी मीठी बातें बताओगे, उसकी अच्छे अच्छे उसके जो फीचर्स हैं, जितने भी अच्छे फीचर्स हैं वो यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे जेनेरिकली, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल के साथ नहीं, लेकिन आपने कोशिश करें कि आपके जितने भी अच्छे फीचर्स हैं ना वो यहाँ पर आप मेंशन करके अपने यूजर को रोक लें अपनी वेबसाइट पे कि वो थोड़ा और जो है डिग करे और जरा थोड़ा और डिटेल इसके बारे में पढ़ना चाहे। फिर यहाँ आप देख सकते हैं ड्रैगन एनीवेयर फीचर्स, यहाँ पे फीचर्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, इन्होंने बुलेट्स में दिए हुए हैं। आप चाहें तो अलग अलग इसकी जो हेडिंग्स होती हैं वो बना सकते हैं, और इसको और डिटेल से अगर कोई फीचर्स हैं तो उसको और भी डिटेल से आप लिखना चाहें तो उससे भी लिख सकते हैं। या अगर आपके पास सफिशिएंट कीवर्ड्स हैं और वो उसके अंदर कवर हो रहे हैं और आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपने एक लेंदी कंटेंट लिखना है, तो आप शॉर्ट कंटेंट के साथ भी जा सकते हैं। पहले तो ये भी कंसिडर किया जाता था कि वर्ड काउंट क्या है, एक पेज के ऊपर वर्ड काउंट कितना है। जितना ज्यादा वर्ड काउंट होगा उतनी आपके पास रैंकिंग की चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन अब ये जरूरी नहीं होता। अब आप एक शॉर्ट कंटेंट, लेकिन उसके अंदर फ्लफ ना हो, उसके अंदर फैक्ट्स हो, उसके अंदर वैलिड इंफॉर्मेशन हो, तो इन सारी चीजों रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो, कोई चीज फ्लो अच्छा हो, उसके अंदर ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, तो ये सारी चीजें आपने टोन एग्जैक्टली वही यूज किया। अब यहाँ पर अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये कोई गेम है, तो हम यहाँ पर अगर ऐसी कोई टोन यूज करते हैं जो जिस टोन में हम किसी बुजुर्ग से बात करेंगे या किसी ब्रिटेन ओल्ड ब्रिटेन से बात करेंगे, तो वो उस बच्चे को या उस यंगस्टर को इतनी अच्छी नहीं लगेगी, वो उससे जो है ना इतना ज्यादा मिसमराइज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप जितनी भी फ्रेंकनेस शो करोगे, sorry, जितनी ज्यादा फ्रेंकनेस आप शो करेंगे तो उतना ही अच्छा होगा। और आप फ्रैंक स्टाइल में और एक अच्छी टोन के साथ, जो कि एक स्टूडेंट के लिए समझना आसान हो, जिसकी रीडेबिलिटी हाई हो, जिसमें फ्लो अच्छा हो, और जिसके अंदर अच्छा यहाँ आपने दिए मैसेजेस, हाँ ये ठीक है, इंस्टा स्टोरी डाउनलोडर, जीबी व्हाट्सएप, रीड व्हाट्सएप जी, इस तरह के कोई भी और भी वो हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं। तो इन सब के लिए आप जो कंटेंट लिखते हो उसके ये चीजें आपने इसी अंदाज में लिखनी होती हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, उसमें जो है फीचर्स आ जाएंगे, फीचर्स को आप जरा और इनहेंस करके लिख सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। उसका जो नया वर्जन जो आप लेके आ रहे हो उसकी आप डिटेल्स दे सकते हो, कोई नई अपडेट आई है उसकी आप उसकी डिटेल दिख सकते हो, कुछ नया फीचर लॉन्च किया उन्होंने तो वो यहाँ पर आप मेंशन करोगे। अब ये यहाँ पर इन्होंने इसको समअप कर दिया है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैक में आपका जो डाउनलोडिंग स्टाइल है वो कुछ और है, यहाँ डिटेल्स नहीं है। ओके, यहाँ रिव्यूज हैं, वर्जन्स, ये देखें अदर वर्जन भी दिए हुए हैं, लेकिन कंटेंट नहीं है। थोड़ा इसको और भी डिटेल से इनको लिखना चाहिए था, लेकिन आई थिंक इनको जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ डाउनलोड बटन है, तो इन्होंने शुरू में ही डाउनलोड बटन दे दिया है। डाउनलोड बटन पे से अगर आप नाम से इम्प्रेस नहीं हो रहे हो, फॉर एग्जांपल आप हॉट ऑडियंस नहीं हो कि आप तो यही ढूंढ रहे थे और आपने आते ही डाउनलोड करना है इसको, अगर आप वो हॉट ऑडियंस नहीं हो, तो ये वाला जो एलिमेंट इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है ये स्किप हो जाएगा। फिर आप जाएंगे उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, तो इसका मतलब आप हॉट ऑडियंस नहीं है, आप कोल्ड ऑडियंस हैं। कोल्ड ऑडियंस ये डिस्क्रिप्शन पढ़ेगी। तो कोल्ड ऑडियंस को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास यही बहुत अच्छी बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, जिसके ऊपर रिटर्न आए ही आए, जिसके ऊपर रिजल्ट्स आए ही से ड्रॉ जरूर हो। और अगर यहाँ पर जैसे यहाँ आप ऑफ कर रहे हो ना इसको, तो यहाँ ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि आप वहां पर गेम का या किसी भी इसी बटन का लिंक दोबारा से यहाँ पर मेंशन कर दो या रख दो, या आप एक और बटन लगा दो यहाँ पे कि यहाँ पे आप इसको डाउनलोड यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप फर्दर उसके फीचर्स वहां पर उसको एक्सप्लेन करोगे, जो वार्म ऑडियंस होगी या कोल्ड कोल्ड ऑडियंस के लिए आप इंट्रोडक्शन रखोगे। अगर आपका प्रोडक्ट इतना पुराना है, जो बहुत यूजर है, फॉर एग्जांपल माइनक्राफ्ट से हर कोई अवेयर है, उसका कोई फीचर यहाँ से आप अनलॉक करो,
तो उसमें डिस्क्रिप्शन आप शॉर्ट करोगे, और जो उसके फीचर्स हैं वो ज़्यादा डिटेल के साथ लिखोगे, ज़्यादा इन्हांस करके लिखोगे। ये पता है प्रोपोर्शन है इसका। आपने अगर आपकी कोल्ड ऑडियंस है तो आप उसकी इंट्रोडक्शन इम्प्रूव करेंगे। इंट्रोडक्शन को आप कोई 60% जो है उसमें आप इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे अपना कंटेंट, और उसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने किसी टूल के बारे में, या किसी अपनी सर्विसेज के बारे में डिस्क्रिप्शन में आप ज़्यादा डिटेल में जाओगे। उसके बाद आप फीचर्स और इन सारी चीज़ों को 20% दे देंगे, ठीक है। फीचर्स को, जो वार्म ऑडियंस का एलिमेंट है उसको आप 20% दे दें। और जो हॉट ऑडियंस का एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर डाउनलोड बटन रखते हैं, अगर इन्होंने हॉट ऑडियंस, क्योंकि ये एपीके की ज़्यादातर हॉट ऑडियंस होती है, इसीलिए इन्होंने डाउनलोड का बटन शुरू में ही रख दिया। इंफॉर्मेशन जो उनको फौरन चाहिए थी वो टेबल भी यहाँ पे मौजूद है, कि डाउनलोड कितने लोगों ने किया है, इसका साइज क्या है, कौन से वर्जन के साथ है। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन है, तो ये इसलिए ये यहाँ पर इसके साथ जा रहे हैं। लेकिन कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिनके मल्टीपल वर्जन होते हैं, अलग अलग तरह से उनको डाउनलोड किया जाता है। फॉर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक डाउनलोड की गाइड भी हो सकती है, अगर आप बिल्कुल न्यू यूजर हो उसके, तो यहाँ पर एक कैसे डाउनलोड करना है, और फिर डाउनलोड करने के बाद क्या कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी कुकीज़ किन कुकीज़ के साथ क्लैश कर सकती हैं, तो आपके पास गेम नहीं चलेगी, आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन, वो आप हाउ टू इंस्टॉल या हाउ टू डाउनलोड डाउनलोड करके वहाँ पर एक एफएक्यू का सेक्शन भी बना सकते हो, और उसका एक अपना एलिमेंट भी बना सकते हो चाहो तो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोल्ड ऑडियंस के लिए लिख रहे हो, लेकिन ये कंटेंट इन्होंने हॉट ऑडियंस के लिए लिखा है, और थोड़े से एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड कर दिया, और आप देख सकते हैं इस कंटेंट की लेंथ काफ़ी शॉर्ट है। अच्छा, अब इसी कीवर्ड पे दूसरे कंटेंट पे जाके देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। अब यहाँ आप एक चीज नोट करेंगे कि कुछ कीवर्ड्स आपको बोल्ड में दिख रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? आप में से कोई बता सकता है ये हैक क्यों यूज किया जाता है? एक्चुअली ये हैक है, ये कोई ग्लिच नहीं है, या ये किसी से गलती से नहीं हो गया, ये हैक है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि आप इस कंटेंट को अगर पूरा नहीं भी पढ़ना चाहते, तो वो कीवर्ड्स हाईलाइटेड हों जो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये शायद मैंने कोई ऐसा, ये देखें, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, यानी आपने अपने कंटेंट को सिर्फ रीडेबल नहीं बनाना, बल्कि आपने अपने कंटेंट को स्कैनेबल भी बनाना है। अगर कोई यूजर थोड़ा सा लेजी है, क्लमजी है, वो नहीं पढ़ना चाहता आपका कंटेंट कंप्लीट पूरा नहीं देखना चाहता, इवन कि शॉर्ट कंटेंट है, लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन चाहते हो कि वो देख ही ले, किसी तरह स्कैन कर ले, तो वो यहाँ पे मैं टेक्स्ट मैसेजेस, फेसबुक, ट्विटर अपडेट, ईमेल्स, अच्छा, इस इन कीवर्ड से वो अपने दिमाग में जो इंफॉर्मेशन यहाँ से वो ड्रॉ कर रहे हैं वो उसको मिलेगी, और थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पर स्टे करेगा। ना चाहते हुए भी वो थोड़ी देर स्कैन ही करेगा, चलें, लेकिन वो थोड़ा सा थोड़ी देर स्टे करेगा आपके कंटेंट के ऊपर। तो इसलिए ये चीज रखी जाती है, काफी शॉर्ट कंटेंट है। आई एम श्योर ये हॉट ऑडियंस के लिए मैंने कीवर्ड ऐसा उठाया जिसकी हॉट ऑडियंस यूज कर दिया। अच्छा, मैं से पीपीटी करती हूँ। जैसे ये एक टूल है, इसको जाके देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ कंटेंट जिसमें थोड़ा डिटेल से लिखा हुआ हो, एक ऐसी कॉपी हो जो कि कोल्ड ऑडियंस के लिए लिखी गई है। जब आप कोल्ड ऑडियंस के लिए लिखेंगे तो उसमें सारे एलिमेंट्स पूरे होंगे। जब आप वार्म वार्म ऑडियंस के लिए लिखेंगे, आप इंट्रोडक्शन का जो सेक्शन है उसको छोटा कर देंगे और बाकी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एपीके का अगर कंटेंट लिख रही हूँ, तो उसके मेजर एलिमेंट्स क्या होंगे? इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद उसमें डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद
डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद हम उसके फीचर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, फीचर्स डिस्कस करेंगे। ये तीन चीजें उनके लिए होंगी जो कि कोल्ड ऑडियंस है। ठीक है ना। अब अगर आप कोल्ड ऑडियंस के लिए कोई कॉपी लिख रहे हो तो इन चीजों को आप ज्यादा डिटेल के साथ लिखोगे, रादर देन कि इनको उसको डाउनलोड कैसे करना है या उसकी फिक्सेशन में क्या प्रॉब्लम आनी। अब हाउ टू सॉरी हाउ टू इंस्टॉल हाउ टू इंस्टॉल या फिर इंस्टॉल एंड डाउनलोड। अब इसमें हाउ टू इंस्टॉल इन मैकबुक फॉर एग्जांपल, अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो उसका एक अलग सेक्शन, एक अलग हेडिंग बना दोगे। अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो तो आप उसकी एक अलग हेडिंग बना दोगे। अगर आप डेस्कटॉप के लिए कर रहे हो, विंडोज के लिए कर रहे हो, अलग अलग। अगर आपके कंपेटिटर ने भी ऐसा कुछ किया हुआ है, ज्यादा डिटेल से लिखा हुआ है, तो ये आप कंपेटिटर एनालिसिस करके इनकी अलग अलग हेडिंग्स भी चाहो तो बना सकते हो। ओके, द फाइनल थिंग क्या होगा? फाइनल वर्डिक्ट देना होगा आपने। फाइनल वर्डिक्ट, रिव्यू, रिव्यूज और रिकमेंडेशंस। ठीक है, ये मेजर एलिमेंट्स हैं इसके। ये तीन जो फर्स्ट थ्री जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया ना एपीके के फॉर्मेट में, इसकी रेशियो आप रखेंगे 60%। और बाकी आप इन दोनों की 30-30% रख कर लेंगे या कुछ इस तरह से, मतलब इसको डिवाइड करेंगे कि कोल्ड कॉपी जब आप लिखेंगे तो इसमें इसके इसके एलिमेंट्स ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप जो है एक हॉट वार्म कॉपी लिख रहे हैं तो इन दोनों का रेशियो बढ़ जाएगा। आप इसको 40-40% कर लेंगे और बाकी जो बचेगा वो आप इसमें जो है ना इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन फीचर्स में डाल देंगे। अगर आप बिल्कुल ऐसी कॉपी लिख रहे हैं जिससे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपके यूजर के पास है, तो आप चाहें तो इनमें से कुछ चीजें जैसे इंट्रोडक्शन छोड़ के आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखें और फीचर्स मेंशन कर दें, या डिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। आपकी इतनी फेमस गेम या इतना फेमस आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना फेमस है कि आप वहां पर सिर्फ फीचर्स मेंशन करें तो ये भी चलेगा। लेकिन अब वार्म ऑडियंस क्योंकि कोशिश कर रही है लेकिन उससे हो नहीं रहा, तो उसकी प्रॉब्लम क्या होंगी, उसकी इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू इंस्टॉल, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसकी हो सकती हैं। तो आप उसको फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दोगे, उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन कम दोगे क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको पता है। तो इसलिए आप उसको जो फर्दर इन्फॉर्मेशन, मैकबुक में उसको मुश्किल आ रही है, मैक में मुश्किल आ रही है, एंड्रॉयड में मुश्किल आ रही है, विंडोज में मुश्किल आ रही है, तो उन चीज़ों को आप मेंशन करोगे जो उसकी पॉसिबल क्यूरीज हो सकती हैं, जो उसकी पॉसिबल हर्डल्स हो सकती हैं आपके उस जो टूल्स हैं, उनको डाउनलोड करने में। ठीक है। उसके बाद आ जाता है फाइनल वर्डिक्ट। ये उनके लिए होता है, रिव्यूज, रिकमेंडेशन, फाइनल वर्डिक्ट, ये सारी चीजें आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। मैंने फाइनल वर्डिक्ट यहाँ नहीं देना चाहिए था, ये आप लास्ट में रखें, कंक्लूजन में, लास्ट में आप अपना फाइनल वर्डिक्ट दोगे। ठीक है। अब इसमें रिव्यूज दोगे। अगर एक ऐसी ऑडियंस है जो कि इंट्रोडक्शन चीज के बारे में जानती है, बल्कि वो उसकी कांस्टेंट यूजर है, उसको पता है कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, तो आप उसका टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आप उसको डायरेक्ट क्या बताओगे कि उसके रिव्यूज बताओगे कि किस किसने यूज किया है, उसकी क्या क्या रिव्यूज हैं रिकमेंडेशंस में, और आप उसको रिकमेंड करोगे कि किस वजह से आप इस गेम को या इस टूल को रिकमेंड कर रहे हो, उसका रीजन दोगे और उसको फाइनल वर्डिक्ट दोगे। अगर दो चार ऑप्शन है तो आपके पास, आप उसमें उसको फाइनल वर्डिक्ट दोगे, नहीं तो आप उसको कंक्लूजन देंगे। ओके, ओके, फाइनल वर्डिक्ट एंड देन कंक्लूजन। ठीक है।
अब इसमें अगर कोई दो चार टॉपिक, दो चार चीजें आपके पास, तो आप फाइनल वर्ड लिख दोगे, नहीं तो आप एंड में कंक्लूजन दे दोगे और वहां पर आप अपना डाउनलोड बटन रख दोगे, या शुरू में ही आप अपना डाउनलोड बटन रख दोगे कि इसको कहाँ से डाउनलोड करना है। वो सिर्फ रिव्यूज देखेगा, रिकमेंडेशन देखेगा, कंक्लूजन देखेगा। अब ये चीजें अगर आपने ऐसी ऑडियंस है जो थोड़ा बहुत जानती है लेकिन फिर भी आप इसको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत चाहिए, तो उनके लिए इन दो सेक्शंस को शॉर्ट शॉर्ट लिखेंगे, लेकिन इन तीन सेक्शंस को ब्रॉड कर लेंगे। ठीक है। मतलब ज्यादा तवज्जो आपने इन पर देनी है अगर आपकी हॉट ऑडियंस है। अगर आपकी वार्म ऑडियंस है तो आप इन पर भी तवज्जो देंगे और इसके साथ साथ इन एलिमेंट्स को भी कवर करेंगे जो कि उसकी प्रॉब्लम्स जो उसको इंस्टॉल या डाउनलोड करने में आ रही हैं उनको सॉल्व करें। और अगर आपकी कोल्ड ऑडियंस है तो आप उसको इनिशियली बिल्कुल स्टार्ट से जीरो से इन्फॉर्म करेंगे, उसको गाइड करेंगे कि कैसे ये काम ये क्या चीज है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं, आपको क्यों ये लेना जरूरी है, या आप डिजायर इन्वोक करोगे, या आप कोई इनसिक्योरिटी इन्वोक करोगे, कोई फियर इन्वोक करोगे, तब जाके आपकी यहाँ पे दाल गलेगी। ओके। द नेक्स्ट थिंग, ये तो हो गया एपीके। अब हम चलते हैं किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। किसी प्रोडक्ट के लिए जो आप कॉपी लिख रहे हैं उसको आप कैसे लिखेंगे? किसी प्रोडक्ट के लिए जब भी आप कॉपी लिखते हैं तो आपने वहां पर भी इन्हीं तीन चीजों का ख्याल रखना होता है कि आपकी ऑडियंस एक्चुअली क्या है, आपकी टोन क्या है, और आपने उसको किस तरह से इंटाइस करना है कि आपका प्रोडक्ट उसके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है और आपको उसको चाहिए कि वो ये प्रोडक्ट खरीद ले। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्ट है गेमिंग चेयर। गेमिंग चेयर है मेरा प्रोडक्ट। वैसे तो ये बड़ा बड़ा प्रोडक्ट है, तो ये बहुत अच्छी नीश नहीं है। बहुत अच्छी नीश हमारे पास होती है समटाइम्स के जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी नीश हमारे पास होती है, लेकिन उनके साथ कमिटमेंट भी होती है कि हमने उनकी नीश नहीं एक्सपोज करनी, तो इसीलिए हम लोग ऐसे कीवर्ड्स यूज करते हैं जिनमें ज्यादा वो हो, सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो लेकिन उसका कंपटीशन भी ज्यादा हो, ताकि वो नीश ना रिवील हो जाए जो हमारे किसी क्लाइंट के बाद में फिर उससे पड़े। अच्छा जी। अब ये है एक बेस्ट गेमिंग चेयर इन 2025 आई विल सजेस्ट फॉर एनी गेमर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अथॉरिटेटिव साउंड कर रहा है, जबकि उसने नहीं बताया कि वो कौन है, वो क्या है। अथॉरिटेटिव साउंड देने का मतलब समटाइम्स हम रूड साउंड करना दे देते हैं। रूड साउंड नहीं करना, आपने डिसेंट लगना है, आपने स्वीट रहना है, आपने जेनेरियस साउंड करना है, आपने सामने वाले को इस तरह से साउंड करना है कि आप उसके वेल विशर हो और आप उसको बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दे रहे हैं। और क्योंकि ये सॉल्यूशंस आप खुद भी ट्राई कर चुके हो, आप खुद इस प्रॉब्लम में थे और आप समझ सकते हो कि आपको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस प्रोडक्ट के ना होने की वजह से, तो इसीलिए अब आप दूसरों का भी भला करना चाहते हो। अब ये ज्यादातर पहले लिखे जाते थे बिल्कुल प्योर प्रमोशन लैंग्वेज के साथ, मतलब बिल्कुल प्रमोशन के साथ, प्रमोशनल टोन के साथ लिखे जाते थे। अब गूगल प्रमोशनल टोन को बहुत थोड़ी चीजों के ऊपर कंसिडर करता है। बहुत थोड़ी निशेस होती हैं जिनके ऊपर, जहाँ बिल्कुल प्योर बिजनेस चल रहा हो या बहुत पुरानी कोई वेबसाइट चल रही हो और वो अपना काम काफी टाइम से कर रहे हैं, काफी टाइम से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उनके लिए जो है थोड़ा सा लिरल हो जाता है गूगल। लेकिन अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो और आप इनिशियली, तो उसमें यही आपका पहला मूव होता है कि आप इंफॉर्मेशन देते हो, तो आपने इनिशियली इस तरह से नहीं शो करना होता कि आप प्रमोशन कर रहे हो, बल्कि आपने सामने वाले को बताना होता कि उसकी एक साथ कितनी प्रॉब्लम है इस प्रोडक्ट के ना होने की वजह से, और अगर वो ये प्रोडक्ट ले लेगा तो उसको कितनी ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने ऊपर हेडिंग दी है कुछ जो इंफॉर्मेशन उन्होंने देनी थी अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, अपडेट कब का है, ये सारे कमेंट, ये सारे लवाजमात इन्होंने यहाँ पे पूरे किया है। उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं, ये देखिए ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ है। अब ये इसके फर्स्ट थ्री पैराग्राफ है, राइट। आप एरोग्रामिक डिजाइन, ये क्या है? इनका बेसिक कीवर्ड तो ये नहीं है, इनका बेसिक कीवर्ड क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं बेस्ट गेमिंग चेयर, ये इनका बेसिक कीवर्ड है, इनका प्राइमरी कीवर्ड है, ये इनका फोकस कीवर्ड है, ये सारी एक ही कीवर्ड के नाम है। अब आप यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं कि इन्होंने अपना जो प्राइमरी कीवर्ड है वो यूज नहीं किया हुआ, राइट। लेकिन इन्होंने उसकी वेरिएशन के साथ गए हैं, वेरिएशन नहीं, सॉरी, एक रिलेटिव टर्म यूज की हुई है जिसको
गूगल समझ सकता है कि हाँ ये इसी चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद एरोनॉमिक डिजाइन आ गया, फिर बेस्ट गेमिंग चेयर। ठीक है, यहाँ एस के साथ आ रहा है, यहाँ पर इन्होंने आर के साथ लिखा है। बेस्ट बजट गेमिंग चेयर। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, इसकी रिलेटेड टर्म हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एग्जैक्ट मैच के साथ ही कीवर्ड को यूज करें। या आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ तो है। कुछ तो क्या, बहुत कुछ है सीखने के लिए, क्योंकि इतनी कंपटीशन के बावजूद भी ये कीवर्ड फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रहा है। एसईओ भी अच्छी होगी, उसकी वेबसाइट की जो एज है वो भी ज्यादा होगी, उसने बैकलिंकिंग भी अच्छी की हुई होगी। और आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग पेजेस के ऊपर हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो इसी वेबसाइट के एक और पेज लेगा, ये अगली वेबसाइट, उसी वेबसाइट के दूसरे पेज की तरफ आपको डायरेक्ट कर रहा है। और इससे रिलेटेड कंटेंट भी उसने जो उसका टाइप फेकर कंटेंट होगा। हाँ, ये जब आप व्हाट इज टाइप फेकर कंटेंट, जो आपका होम पेज का कंटेंट होता है, जो आपका सबसे ज्यादा, इसमें कुछ ना कुछ आप कीवर्ड्स जो रखें हैं इससे रेलिवेंट टॉपिक आप कर देती है अपनी ब्लॉग में या अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करेंगे। अब यहाँ आप इसको डिटेल से पढ़ के देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड ऐसे हैं, जैसे बैक नेचर, उसके बाद आ गया एरोनॉमिक डिजाइन, रोबस्ट बिल्ड, क्वालिटी, हैवी एम्फेसाइज, कंफर्ट। अब यहाँ देखें इन्वोक कर रहे हैं ना, क्या मिलेगा इससे, इसको लेने से क्या मिलेगा, हमारे पास स्ट्रेस कम है। ऑब्वियसली हमारे पास स्टेयर्स हैं, लेकिन आपको कंफर्ट का लालच किया जा रहा है। फिर पर्सनलाइजेशन, आप अपनी हाइट के हिसाब से उसको ऊपर नीचे राइट साइड जिस तरह से आप भी उसको फिक्स करना चाहो अपनी हाइट के, अपनी जरूरत के हिसाब से उसको पर्सनलाइजेशन आपको मिलेगी। तो इसके लिए आपको ये चीजें आती है, जस्ट कंसिडर द अमाउंट ऑफ टाइम यू विल पार्ट ऑन द बिहाइंड इन इट। ठीक है, एरोनॉमिक, कंफर्ट एंड जोन, ये तीन चीजों के लिए ये आपको तीन चीजों का लालच देके ये आपको ये जो शेयर है वो सेल कर रहा है। तो आपने ये स्मार्ट स्ट्रेटजी को जो मैंने यहाँ पे यूज की है और काम करी है, इसको आपने अंडर रेटेड नहीं रखना, बल्कि आपने कोशिश करें कि बल्कि इससे भी अच्छा कंटेंट आप लिख पाए। देखें, लोग क्या करते हैं, सबसे वीक कंपेटिटर ढूंढते हैं और उससे अच्छा कंटेंट लिखने की कोशिश करते हैं। एक वीक, इनिशियली तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो हमेशा आपके पास वीक कंपेटिटर नहीं होंगे, आपके पास अच्छे कंपेटिटर्स भी होंगे। तो आपको अच्छे कंपेटिटर से भी अच्छा लिखना है, और उसके लिए आपके पास कोई ऐसा अच्छा आइडिया, उसके वो एग्जैक्ट पॉइंट, वो एग्जैक्ट फैक्ट्स जो एक यूजर के माइंड में हो सकते हैं, उसके लिए आपको यूजर का माइंड रीड करना है। उसके लिए आपको कंज्यूमर साइकोलॉजी के साथ जाना है। आपने देखना है कि कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या है इस चीज के बारे में। तो वो क्या सोच सकती है, वो अगर ये प्रोडक्ट खरीदने आ रही है तो उसके दिमाग में कौन कौन से सवाल उठेंगे, क्या प्राइस कॉस्ट उसकी होगी, उसकी और बहुत सारी चीजें होंगी, उसका डिजाइन होगा, उसका साइज होगा, उसका कलर होगा, बहुत सारी सॉरी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो जो है उस यूजर को इंटाइस कर सकती हैं, जो आपके दिमाग में नहीं आ रही। और अगर वो पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन करते हो तो आपके लिए आप बिल्कुल सही ट्रिगर कर, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि आपने जब भी कॉपी राइटिंग करनी है तो आपने किसी पीक को टच कर, आपने बेस्ट देना है। आपने जितना मतलब जितना बढ़ा सकते हो वो मक्खन और जो शुगर कोटिंग जितना बढ़ा सकते हो वो नहीं बढ़ानी। आपके पास एक पर्टिकुलर टारगेट है, उस टारगेट के ऊपर अगर आपका जो निशाना आपने लगाया है वो लगेगा, आपका गोल अचीव होगा। अगर उस टारगेट के राइट तरफ जाता है तो आपका फेलियर है, राइट। तो इसलिए आपने उस पॉइंट को, अपने उस गोल को खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोडक्ट किस बेस पर बिकेगा, और इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मुझे कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं या कौन से ऐसे ह्यूमन इमोशंस हैं जिनको मैं ट्रिगर करके इनसे फायदा उठा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वेट लूज करने के लिए हम यूज करते हैं, तो आपने जाहिर है अगर आप फीमेल ऑडियंस है उसको यूज करने वाली, तो आपने बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं जो आप इन्वोक कर सकते हो उसके दिमाग में, और आप अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर सकते हो। एक ऐसा इंसान जो कि आपका वो नहीं है। यहाँ देखिए एक चीज बहुत ज्यादा दो चीजें होती हैं अलग अलग तरह की।
ठीक है, जब आप कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिख रहे हो वहां पर आपने कोशिश करी कि आपकी कोई भी ऑडियंस जो है, चाहे वो यंगस्टर है, चाहे वो बिल्कुल कोई एल्डरली है, बिल्कुल बूढ़े लोग हैं, या फीमेल हैं या मेल हैं, कोई भी है, तो आपके पेज के ऊपर कुछ ना कुछ उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो ट्रैफिक है, वो लीड हो सकती है। ठीक है। लेकिन अगर आप कॉपी राइटिंग कर रहे हो तो एक आपकी पर्टिकुलर ऑडियंस होगी, आपको नंबर ऑफ ऑडियंस पता होना चाहिए कि आपकी इस कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्च आ रही है, तो कितनी ऑडियंस है आपकी इस कीवर्ड की, कितनी सेल्स होती है इस प्रोडक्ट की, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और मतलब बहुत अच्छी आपकी रिसर्च होनी चाहिए उस चीज के बारे में। और अगर आप कोई कीवर्ड को कर रहे हो तो आपको इसकी स्पेसिफाइड और ऑडियंस मालूम होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें आपको मालूम होंगी तभी आप अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर पाओगे, और जब आप अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करोगे तभी उसको रीच कर पाओगे। सॉरी। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट। इसी तरह आपने और ज्यादा डिटेल के साथ इस, ये जो आपने पहला इंट्रोडक्शन के 2-3 पैराग्राफ आपने यहाँ पर लिखे हैं ना, इसमें आप फीचर्स भी डिस्कस करेंगे उसके, और आप उसके फायदे भी डिस्कस करेंगे, आप उसके यूजेस भी बताएंगे। तो इसको आपने जेनेरिक रखना है। यहाँ पर आपका कोई भी एलिमेंट अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ पे कम से कम ड्रॉप नहीं होना चाहिए, वरना आपके वेब पेज का जो बाउंस स्टेट है वो बढ़ जाता है, एंड दैट इज नॉट गुड। अब यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3। ठीक है। अब जो मैंने आपको एपीके के फॉर्मेट में बताया था ना कि इंट्रोडक्शन को कितना रखना है, ये आप अपने प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है उससे ही अंदाजा समटाइम्स लगा लोगे, उसकी सर्च वॉल्यूम से अंदाजा लगा लोगे कि इस कीवर्ड की हॉट ऑडियंस कितनी है, उसकी कीवर्ड की इंटेंट क्या है, क्या इस चीज को खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं, इसको नेविगेट कर रहे हैं, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है, या इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, या फिर कमर्शियल। जिस तरह की इंटेंट होगी उसी तरह का कंटेंट। अगर इंफॉर्मेशनल ऑडियंस ज्यादा है, उसकी इंटेंट इंफॉर्मेशनल है, तो आपका जो इंट्रोडक्शन पिक्चर और ये सारी चीजें आप जहाँ पर यूजेस की प्रॉब्लम की फिक्सेशन, इन सारी चीजों को आप को ज्यादा डिटेल के साथ मेंशन करेंगे। अगर आपके ट्रांजेक्शन होती है उसके ऊपर तो बहुत आपके लिए फेवरेबल रहेगा वो कीवर्ड, तो वहां पर आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट समटाइम्स क्लाइंट्स आपकी उस पर छोड़ देते हैं, आप पर छोड़ देते हैं कि आप कोई भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल के इसके जो सॉरी, इसके जो कंपेटिटर्स ने जो प्रोडक्ट मेंशन किए हैं उनमें से कुछ सेलेक्ट कर लिए, कुछ अपने हिसाब से देखें, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट पाएं जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी हो, जिन पे बहुत ज्यादा यूजर्स ने जो है रिव्यू दिए हुए हो, और उनके फिर जाके आप फर्दर रिव्यूज भी पढ़ेंगे वो अच्छे हैं भी कि नहीं। अगर वो वाकई अच्छे हैं तो आप उनको अपने कंटेंट के अंदर ऐड करें, वरना अगर आपकी अपनी उसमें चलती है ना मर्जी, तो फिर आप देखें कि जितना प्रोडक्ट अच्छा होगा उतना ही पॉसिबिलिटी है कि आपका जो यूजर है वो उसको, आपका जो सॉरी आपका जो क्लाइंट है वो उसको सेल कर पाएगा, उसकी एफिलिएट मार्केट से आनी है अर्निंग, जो उस प्रोडक्ट से आनी है, जिससे भी आनी है उसकी अर्निंग, तो उसमें उसको फायदा होगा। आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट लेके आएंगे जो ना कंपेटिटर ने मेंशन किए हैं, ना ही मार्केट में वो कोई बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो जब आप उनकी डिस्क्रिप्शन या उनके फीचर्स लिखने बैठेंगे तो आपको भी बहुत प्रॉब्लम आएगी कि आपको उसके ड्रॉबैक पाना मुश्किल हो जाएगा। और कोई भी यूजर है तो वो इतना बेवकूफ नहीं होता, आप अमेजोन से ले रहे हो जहाँ जहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन के साथ एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ही इन्होंने किया हुआ ब्लॉग बनाया हुआ है, तो जब ये जाके इसके रिव्यूज पढ़ेगा तो एक हॉट ऑडियंस भी हो, रिव्यूज तो कोई भी नहीं जाने देता, तो जब रिव्यूज पढ़ेगा तो उसका कोई पता हो जाएगा। तो फिर मे भी वो यहाँ से भी बाउंस ऑफ कर देगी, ये बेकार साइट है, कि हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही जो हमें हमारे पास चाहिए। अब यहाँ देखें, अगर कोई, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन मेंशन। ठीक है। अब जिसको फर्दर डिटेल चाहिए तो यहाँ पर रीड मोड पर जाकर क्या क्या रीड करेगा, जो आपकी जिम्मेदारी होगी एज अ राइटर लिखना। ठीक है। फर्स्ट थिंग कीवर्ड, अनदर कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, द प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद आएगी स्पेसिफिकेशन। ये भी आपने बनाना होगा, समटाइम्स ये बहुत डिटेल में नहीं लिखा हुआ होता, तो आपने उसको भी ढूंढ ढांड के बताना होगा।
इसके बाद आएगी स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या है, स्लीप टाइप क्या है, रिक्लाइन होती है, वेटिंग वेट कैपेसिटी क्या है, वेट कितना है उसका, वारंटी कितनी है, ये सारी चीजें भी आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन होगी, फॉर एग्जांपल वो कोई मॉडेम है, फॉर एग्जांपल वो कोई मदरबोर्ड है, फॉर एग्जांपल वो कोई लैपटॉप है, तो उसकी जो जो कैपेसिटी में जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ठीक है, फिर ये बेहतरीन तो ऑफर्स आपके पास हैं तो आप मेंशन करोगे रीजंस टू बाय। इनको आप प्रॉस भी कह सकते हैं, रीजन टू अवॉइड, कॉन्स भी कह सकते हैं, ये प्रॉस में आ जाएंगे, कॉन्स में आप अलग अलग स्टाइल से हर दफा प्रॉस में लिखें, कॉन्स में लिखें, रीजन टू हर दफा रीजन टू बाय मत लिखें। व्हाट मतलब उसका उसको हेडिंग को चेंज कर दे के कस्टमाइज कर करके आप उसको नई हेडिंग बनाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो तीन कितनी है, दो कॉन्स कितने हैं। अब हाँ अच्छा, यहाँ आप कौन देखेंगे तो आपको ऐसे कौन नजर आएंगे जो मैंने कोशिश की होगा। यहाँ पर आप अगर नहीं भी आपको नजर आते तब भी आप कोशिश करें कि इन इफेक्टिव कौन। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी आपका प्रोडक्ट दिखे तो आपने वो वाले कौन यहाँ पर नहीं लिखने, या वो वाले ड्रॉबैक्स आपने यहाँ पर मेंशन नहीं करने जो उसकी सेल्स पर इफेक्ट कर। ठीक है, उसके बाद आप और फर्दर नीचे जाए तो ये यहाँ पर हमें डिटेल्स और भी है, कौन कौन से उसके फीचर्स को और ज्यादा डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसके अलग अलग वर्जन होंगे, उसके अलग अलग न्यूज होंगे, इन सारी चीजों को आप जरूर दिखाएंगे। अब ये सेकेंड प्रोडक्ट की प्रॉब्लम हम शुरू करेंगे। अब इन सारी प्रोडक्ट में एक ऐसा प्रोडक्ट जब आप रिसर्च करेंगे ना तो आपको नजर आएगा यार ये बेस्ट, ये प्रोडक्ट इसके जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैंने जितने भी मेंशन किए ना इनमें से ये एक प्रोडक्ट बेस्ट। मे बी वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा, मे बी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, मे बी उसका ब्रांड बड़ा होगा, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन आपको वो एक दिन रात की तरह एक प्रोडक्ट जब आप अच्छी रिसर्च करोगे तो आपको नजर भी आएगा पता चलेगा। तो उसको आपने रिकमेंडेशंस में देखा कि अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं आपसे कहूँगी कि भले ये प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, तो आप जो है उसको अ, मेरी रिकमेंडेशन ये होंगी कि आप उसको बाय करें। उसके लिए आप वहाँ पर अपनी आगे अब यहाँ पर इन्होंने ऐसे यूज किए हैं। समटाइम्स आपको रैंकिंग कीवर्ड्स मैंने आप फाइंड करने का तरीका बताया था उसमें से भी ऐसे यूज मिल जाते हैं। यहाँ पर आप फर्दर कीवर्ड्स देख सकते हैं, एंड में आप यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट देना है कि हमें कौन सा जो अ, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपको मेंशन करना चाहते हो कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 7 8 प्रोडक्ट मेंशन किए हैं तो उसमें से 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट होंगे वो आप फाइंड करेंगे तो भाई ये बजट फ्रेंडली है और ये थोड़ा सा टॉप पिक है, हाई पिक है। तो आप अगर चाहो तो ये भी ले सकते हो, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ये ले लें प्रोडक्ट में, तो ये भी शॉर्ट बजट के साथ ये फीचर्स आपको प्रोवाइड करें भी ले सकती है। समहाउ इसमें पहले बाइंग गाइड लिखा करते थे, अब बाइंग गाइड नहीं ऐड करते क्योंकि अ, हम पाकिस्तानियों ने ना, इंडियंस ने भी और पाकिस्तानियों ने भी इतनी खच मारी है कि अब बाइंग गाइड का वो भी खत्म कर दिया। ओके, ये हमने एक कंपैरिजन को तो अगर आप कंपैरिजन को देखें उसमें भी आपको कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो नजर आएंगे। अच्छा, इन सारी चीजों में सब बातें कॉमन 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 कॉमन, क्योंकि आपको अपना जो स्टाइल है ना, आपका अपना एक नेचुरल स्टाइल होगा, उसको हमने कभी नहीं छोड़ा। आप अगर कोई कंटेंट लिख भी रही हैं, आप उसको लिखना चाहते हैं तो आप उसको फ्लो में किस तरह लिख सकते हैं। आपका दिमाग जब आप सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं तो वो पूरी स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्रिएट होता है। जब आपको लगे कि हाँ काफी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज समथिंग हैपनिंग इनसाइड द माइंड, कि आप अब उसको उस इंफॉर्मेशन को कहीं आपको जॉट डाउन करना चाहिए, तो तब आप बैठ के अपना टाइम बिल्कुल फ्री कर लें, अपने सोशल मीडिया से कट ऑफ कर लें, अपने मोबाइल में मौजूद जितने भी सोशल मीडिया के
अकाउंट है उनको बंद कर दें, और जस्ट इन फ्लो, जिस फ्लो में वो आपके दिमाग में आप बात आ रही है ना, उसी फ्लो में आप उसको लिखते जाओ। वो एक नेचुरल फ्लो होता है। अगर आप उसको छोड़ दो और फिर उसके बाद बार बार, और कोशिश करें कि एक ही बार में अपना कंटेंट लिख लें, एक नहीं तो दो दफा लिख। कुछ एलिमेंट्स आज लिख लें, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रिव्यूज आप आज लिख लें। प्रोडक्ट रिव्यू के बाद रिकमेंडेशन आप बाद में लिखिएगा, इंट्रोडक्शन आप बाद में लिख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन इज अ लास्ट थिंग दैट आई, no, not last thing, second last thing. Last thing what I do is the meta description and meta type. क्योंकि उस वक्त तक मुझे, जब मैं लिखना शुरू करती हूँ, मैं एक प्रोडक्ट उठाती हूँ, दूसरा प्रोडक्ट उठाती हूँ, चार पांच प्रोडक्ट जो मैंने फाइनलाइज करने होते हैं वो मैं फाइनलाइज करके क्राइटेरिया पर, और उसके बाद उसकी रिसर्च करती हूँ। फिर उसमें से कुछ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने 7 प्रोडक्ट का अगर सोचा हुआ है कि मैं 7 प्रोडक्ट को रिव्यू करूंगी या 5 प्रोडक्ट को रिव्यू करूंगी, तो मैं उसके लिए 7 या फिर 10 या 12 प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनमें कोई ना कोई ऐसी बातें होंगी जो मैं बीच में रिसर्च के दौरान ही ड्रॉप कर लूंगी, नहीं 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 यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो उसमें मैं उसको निकाल दूंगी, इसलिए मैं ज्यादा प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगी। अब जब मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं उसमें उन प्रोडक्ट को देखने के बाद उसके फीचर्स, ये सारी चीजें, क्योंकि बार बार मेरा दिमाग, कंप्यूटर तो है नहीं कि उसको याद रखेगा, वो कुछ चीजें भूल जाएगा, कुछ चीजें याद रखेगा, तो मैं उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें उसको मेंशन करती जाऊंगी और उसके पैराग्राफ्स बनाती। ठीक है। एक दिन मैंने प्रोडक्ट रिव्यू लिख दिया, दूसरे दिन मेरा क्या काम होगा, दूसरे दिन अगर मैंने बाइंग गाइड लिखनी है तो मैं बाइंग गाइड शेयर करूंगी कि ये फीचर्स हैं। अगर उन फीचर्स की बेस पर हम एक सजेशन लिखेंगे, कि आपने, बाइंग गाइड एक्चुअली सजेशन होता है कि इन इन पॉइंट्स पर आपको, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स खरीदने जा रहे हो तो ये पॉइंट्स होते हैं आपको जो हेल्प करते हैं, या फिर आप अगर कोई चीज ऐसी है जिसका कोई प्रॉपर मेथड है उसको यूज करने का, उसका मेथड आप यूज कर लिख सकते हो, या फिर उसके मल्टीपल यूजेस हैं, तो आप उसके यूजेस का एक पैराग्राफ बना सकते हो या एक प्रॉपर सेक्शन बना सकते हो, और उसके बारे में सारी डिटेल आप रिसर्च कर करके उसके अंदर ऐड कर सकते हो। फिर आप रिव्यूज से गुजरते हो, फिर रिव्यूज से गुजरते हो जो आपको अमेजोन में या किसी भी और वेबसाइट में दिए हुए होते हैं, जो यूजर के रिव्यू होते हैं, सर्विस से रिलेटेड रिव्यूज होते हैं, या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यूज होते हैं, उनको जब आप गो थ्रू करते हो तो उससे से आपके पास और ज्यादा क्लैरिटी आती है कि आपने किस प्रोडक्ट को ज्यादा अहमियत देनी है और किस पर। यहाँ तक आके आपके पास प्रोडक्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट है जो आपने खरीदना है। आप फाइनल वर्डिक्ट लिख लें कि कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको फेवर दे सकता है। यहाँ पर पहुंचकर आपके सामने ये बात भी एक्सपोज हो जाती है कि लोग ये प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है, कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो उनका काम और ज्यादा आसान, उनकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा आसान कर देता है। तो तब जाके आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, क्योंकि आपको वो पॉइंट्स मिल जाते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को इंटाइस करने के लिए, या उनको इंटाइस करने के लिए, या उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो सॉल्यूशन आप देना चाहते हो, वहां पर आप उसको मेंशन। और लास्ट में आप एक अच्छा मेटा टाइटल और एक मेटा डिस्क्रिप्शन बनाते हो, क्योंकि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा अहम होता है। और मुझे लगता है कि अगर हम इस फ्लो में रखें, मतलब राइटिंग को अपने इस स्टाइल में करें, तो हमारे लिए काफी आसानी हो जाती है। प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हुए प्रोडक्ट सामने आता रहता है, मल्टीपल प्रोडक्ट का आपस में कंपैरिजन होता रहता है, आप उसकी पोजीशन चेंज करते रहते हैं कि नहीं ये वाला प्रोडक्ट मैं पहले ले जाती हूँ, ये वाला प्रोडक्ट बाद में ले जाती हूँ। महंगे महंगे प्रोडक्ट ऊपर रखते हैं कि अगर फॉरेन किसी ने डील करना है तो महंगा प्रोडक्ट खरीदे, जो सस्ते प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा नीचे ले आते हैं उनको। या अगर हमारा टॉपिक ही बजट गेमिंग लैपटॉप है या बजट गेमिंग चेयर है, तो फिर हम जो सस्ते सस्ते प्रोडक्ट हैं वो प्रियोरिटी को मेंशन करेंगे, तो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा वो होगा। तो इन सारी चीजों को देख के आप एक अच्छा सा कंटेंट क्रिएट करते हो, और एंड में आप उसका मेटा टाइटल लेना हो। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपके जो कंटेंट है उसका फेस, अगर आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छा होगा तो ही कोई जंप करके आपके कंटेंट को करेगा। आप यहाँ देखें, जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमारे साथ सामने अपेयर होती है वो यहाँ टाइटल है। ये चीज अच्छी नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं इसकी जो लेंथ है वो उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा है। जो उन्होंने मेटा टाइटल की डिस्क्रिप्शन के लिए
जो एरिया उन्होंने कवर करना था, इन्होंने उससे ज्यादा, कैरेक्टर लिमिट से ज्यादा हो गए हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका, लेकिन बहरहाल वो ऑलमोस्ट वो क्या कह सकते हैं, जो आइडिया उन्होंने किया है, तो उसके लिहाज से ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत अच्छी नहीं दी, लेकिन इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन में एक काम किया हुआ है। मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल, ये टू वे काम करता है। मतलब आपका यूजर जो है वो भी अट्रैक्ट होना चाहिए, इसमें आपने दोनों एलिमेंट्स का काम किया है। आपका यूजर जो है वो अट्रैक्ट होना चाहिए, दूसरी चीज आपका जो क्रॉलर है उसको सही इंडिकेटर्स मिलना चाहिए। आपका फोकस कीवर्ड इसके अंदर जरूर होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं द गेमिंग चेयर उन्होंने टेक मैच के साथ यूज किया है। अब यहाँ फर्दर इन्होंने जो कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं उनका बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम है। अब यहाँ बेस्ट शेयर आप देख सकते हैं, इन्होंने ऐसा टारगेट कीवर्ड इन्होंने यूज किया। हाँ देखा, मैंने भी कहीं यूज किया हुआ है कभी कभी। हमारी इंटरेक्शन tried and tested और जिसमें हमें जो प्रोडक्ट है उनके नाम यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर 1 कि क्या है, डॉलर को स्ट्रेट इंडिकेशन जा रहे हैं, हम इन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हमारा फोकस ये है। और जितने मैक्सिमम वो प्रोडक्ट वहां पर मेंशन कर सकते हैं उन्हें यहाँ पर डिफरेंट तरीके होते हैं। हर किसी का अपना स्टाइल होता है। अब यहाँ आप देखें गेमिंग शेयर 2025 पास और जगह की कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकता है, इसके पास कैरेक्टर लिमिट आ जाता है। अमेजोन को यूके गेमिंग शेयर के फर्दर उन्होंने जो डिफरेंट यहाँ पर ऐड किया हुआ है, सिर्फ अपना कीवर्ड नहीं है, इसको और ज्यादा चार्मिंग बना के भी ये यूज कर सकते हैं। द बेस्ट गेमिंग शेयर इन 2025 टॉप सी दैट वी हैव टेस्टेड। ठीक है, इस तरह से कुछ कॉपी राइटिंग से भी उन्होंने हेल्प की है। किसी ने सिंपल लिखा हुआ है तो उसका भी चल ही रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि कॉपी राइटिंग का जहाँ पे इस्तेमाल हुआ हुआ है उनके रैंक तो इसमें हाई है, क्योंकि ये ह्यूमन जो नेचर है उसके हिसाब से, उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से डिजाइन है। तो मैं इससे लिखना करूँगी तो यहाँ पे उन्होंने मेरे फायदे की बात की, देखिए टेस्टेड हैं, वेरीफाइड हैं और ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं, तो जाहिर है आप उस पर तो जरूर जाएंगे ना स्टेज पर। फर्दर क्वेरीज को चेक करूंगी। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत सिंपल सी लिखी हुई है, इन्होंने उससे फर्दर कीवर्ड नहीं यूज किए हुए, लेकिन इन्होंने एक ही पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर उसके बारे में किया है। तो ये आइडियाज आपको दूसरों से भी मिल जाते हैं समटाइम्स कि आपने किस तरह डिजाइन करना है, लेकिन यू हैव टू स्टैंड आउट, स्टैंड अलोन। तो आपको थोड़ा सा यूनिक स्टाइल के साथ जाना चाहिए। अब मैं आपके पेज पर जब भी आऊंगी जब मुझे आपकी ये मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छी लगेगी, और आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन जब ही रैंक होगी जब क्रॉलर को उससे सही इंडिकेटर्स मिलेंगे। तो आपको ये रैंकिंग फैक्टर्स में बहुत की रोल होता है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डाटा का। हाँ, ये सारी आपके पास अब में भी आप देखना चाहें तो यहाँ पर यहाँ की आइडियाज आपको मिल क्योंकि आपने उसको स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ होता। अगर आपने अपनी कंटेंट के अंदर में ब्लॉग के अंदर मेटा टाइटल, जहाँ फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस, आप वर्डप्रेस के अगर आप वेबसाइट बना रहे हो या किसी भी और इंजन से बना रहे हो, तो उसके लिए आपको जो मेटा टाइटल है और मेटा डिस्क्रिप्शन है उसके लिए स्पेसिफाइड करके आपकी बात है। अगर आप उसमें अपनी मेटा टाइटल को अच्छे मैनर्स में नहीं मेंशन करते, तो समटाइम्स उसको बाईपास कर देता है। और अगर उसको सही इंडिकेटर्स नहीं मिलते कि मेटा टाइटल कहाँ है, मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ है, आपने मेंशन तो किया लेकिन किसी भी वजह से वो बैकएंड पर नहीं शो हो रहा, आपका जो बैकएंड है उससे एक्सेस मिलती है ना क्रॉलर को। तो अगर वो बैकएंड पे सही जगह पर टैग नहीं लगे हुए, सही जगह पर उसके टाइटल्स नहीं लिखे हुए, डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं है, सही तरह से वो अप्रोच नहीं कर पाया, तो फिर जो है आपका ये प्रॉब्लम रहेगा। फिर आप जो क्रॉलर को इंडिकेटर्स मिलेंगे आपके कंटेंट से, उसमें तो कोई भी चीज होगा। इतने एफिशिएंट होते हैं बहरहाल आपके कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर ही देते हैं। लेकिन अगर आप इसको कस्टमाइज कर दें
तो आपके पास एक चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अपने पेज के ऊपर यूजर को ले आते हैं, शीशे में उतार, इन अदर वर्ड। ठीक है। फिर जब आपके पेज के ऊपर कोई यूजर आ गया, तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू डू। यहाँ पर जो आपका H1 टैग है या आपकी जो हेडिंग है उसको आपने बहुत इंगेजिंग रखना है, वो बाउंस ऑफ नहीं करनी चाहिए। तो यूजर का जो इंटरेस्ट है वो रिटेन करना है, उसकी इंगेजमेंट मेंटेन करनी है आपने। तो उसके बाद फिर आपका जो फर्स्ट एनकाउंटर होता है आपकी यूजर का, वो आता वो होता है आपका फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट पैराग्राफ। आपने यहाँ से यहाँ यूजर, यहाँ पर आपने कोई ऐसा फ्लफ डालने के लिए और अपना कीवर्ड अननेचुरल वे में यूज करके, स्टफिंग करके, बहुत सारे कीवर्ड्स ऐड करके उसको उसका यूजर एक्सपीरियंस नहीं खराब कर। जितनी देर तक आप कोशिश कर सकते हो आप उसको रिटेन करो, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें बताओ। अपने प्रोडक्ट किस तरह आपका प्रोडक्ट उनकी या आपकी सर्विसेज हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी सर्विसेज भी किस तरह उनके काम आ सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपने वहां पर लिख सकते हैं। ओके, अच्छा तो दूसरे अच्छे से कोई सर्विस रिलेटेड कीवर्ड सर्च करता है। लेट मी नो योर आइडियाज। कितना टैलेंट है। नर्सिंग या ऐसा करते हैं गूगल सर्च। सर्विस, सर्विस स्टेशन, सर्विस from one place to another. तो या बस कर सर्विस, सर्विस है ना। Now you can see the difference. यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मेंशन हो रहा है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा बिजनेस का बिजनेस, हमारा बिजनेस है सर्विस। आपकी ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, कीवर्ड आपको बाहर से ही नजर आ रहा है। बस की सर्विस है, ठीक है, हमारा सिर्फ कीवर्ड ही यही है। अब आप और नीचे हैं, यहाँ पर आप देखें बस, बस बस इतना बस किया कि बस बस हो गई। फर्दर बाय टिकट, ट्रैक, चेक, टाइम टेबल, प्लानर, ये सारी चीजें मैंने यहाँ मेंशन की हैं। अब यहाँ आप देखिए, जब सर्विसेज की बात होती है ना, तो वहां पर आपको वो कॉल टू एक्शन एंड में नहीं देते। आप ये गौर करें, जो कॉल टू एक्शन है वो शुरू में ही पड़ा, गेट अराउंड, ओके, वेलकम टू अराइव, ओके, इज नेक्स्ट। और यूके बस डिवीजन ये एक है। करते जाएं, यूज द, फाइंड अ बस के शुरू से ही वो आपको कॉल टू एक्शन का बड़ा ना रोल होता है। आप बहुत अच्छे अच्छे वो कोच, वेलकम टू द, ये सारे सारे एक्शन ड्रॉ करें, एक्सप्लोर लोकल बस सर्विस, द मोस्ट पॉपुलर कोच। कॉल टू एक्शन का बड़ा इम्पैक्ट होता है। और स्पेसिफिकली कि आप उसको कहाँ दे रहे हो, उसको कहाँ मेंशन कर रहे हो। जब आप शुरू से दे ही इंस्ट्रक्शन रहे हो, कॉल टू एक्शन की शक्ल में दे रहे हो, तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होता ही है। लेकिन कॉल टू एक्शन को यूज करने की ना बेस्ट जगह क्या होती है, बेस्ट पोजीशन क्या होती है, जहां पर आप कोई डिजायर वो कर चुके हो। आपकी स्टेटमेंट ऐसी है कि आपने वहां पर हैंडल कर दिया, आपने जो है पुलिस चला दिया, और उसके फौरन बाद अगर आपका कॉल टू एक्शन एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो फिर आपका वो जो तीर आपने चलाया ना वो वेस्ट हो गया। इससे पहले तो इंसान सोचे इस बात को कि मैंने इस पर क्लिक करना है या नहीं करना, उससे पहले आपका तीर चल जाना चाहिए और उसके हाथ से भी जो क्लिक है वो ड्रॉप हो जाना चाहिए। इतना जादू आपने सीखना है अगर आपने कॉपी राइटर में। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है कि आप यहाँ पर भी अगर मेंशन कर रहे हो, ठीक है, गेट अराउंड ये अच्छी स्ट्रेटेजी है।
लेकिन सिर्फ एक कॉल टू एक्शन से काम नहीं चलाना चाहिए, बल्कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर अंदर आप कुछ कॉल टू एक्शन ऐड कर सकते, जैसे कि लेट मी नो क्विकली, जल्दी जल्दी से बताएं। आपको अपने पेज के ऊपर यहाँ इस डिस्क्रिप्शन से तो वो ना कोई सर्विस अवेल कर सकता है, ना ही कोई प्रोडक्ट कर सकता है। तो कौन सा कॉल टू एक्शन होगा जो आप यहाँ पर दे सकते हो? हो गए सर? आई थिंक हो गए। हो गए तो लेट मी गो। वेरी ओके। यहाँ पर जो कॉल टू एक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लर्न मोर, रीड मोर, नो फर्दर, बुक नाउ, गेट इट नाउ। कोई भी इस तरह का कॉल टू एक्शन जो आपके पेज के ऊपर ड्राइव करे उस पर, तो उसके ऊपर वहां पर आपका लिंक भी होना चाहिए कि अगर इस एड्रेस के ऊपर कोई नहीं जा रहा तो यहाँ इस लिंक से ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक वीक पॉइंट इन्होंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। यहाँ पर भी कॉल टू एक्शन के साथ आपका लिंक होना चाहिए। And that is a good strategy. That is not a good thing कि आपका जो कैरेक्टर लिमिट है, कैरेक्टर लिमिट आपके पास थोड़ी सी ही होगी। उसी थोड़ी सी ही कैरेक्टर लिमिट के अंदर 150 कैरेक्टर्स या फिर 160 कैरेक्टर्स की आपके पास लिमिट होगी। और उसी कैरेक्टर लिमिट के अंदर अंदर आप अपने अपनी बात बहुत खूबसूरती के साथ कर देनी है, और सामने वाले को इंटाइज करना है कि वो आपके पीछे की तरफ जाए और आपकी सर्विसेज, अगर वो कोल्ड ऑडियंस है तो आपकी सर्विसेज के बारे में जान ले। अगर वो वार्म ऑडियंस है तो आप उसको सर्विस क्यूरीज आंसर कर दो, और अगर वो हॉट ऑडियंस है तो वो फॉरन जाके आपकी सर्विसेज बुक पर ऑर्डर कर। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन्होंने हॉट ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ रखा हो। ठीक है, कहाँ से चलना है, कहाँ जाना है, दे नो, दे आर पर मतलब आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, उनको पता है कि आपकी सर्विस कैसी है, तो वो यहीं से आपको ऑर्डर कर। ठीक है, तो देखिए वो भी यार अबाउट इसका पेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे टर्म ऑफ सर्विसेज, प्राइवेट प्राइवेसी पॉलिसी। हाँ देखिए, आप हो कौन, आप क्या काम करते हो, आप किस टाइप की सर्विसेज देते हो, आप किस एरिया में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने आज अबाउट इसका जो पेज होता है उसके अंदर आपने, आप अपने अपनी सर्विस के बारे में बताओ कि आप कब से ये काम कर रहे हैं, ये सर्विसेज कब से प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास जो प्रोफेशनल स्टाफ है वो कौन है, आपके बिजनेस आवर्स कौन से हैं, किस टाइम से आपके जो थ्रू आउट कैलेंडर क्या है, आपके वर्किंग डेज कौन से हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी यहाँ पर नजर आनी चाहिए। किस एरिया में आप सर्विसेज देते हैं, आपकी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, सारी चीजें आप अपने अपने होम पेज के ऊपर लिखोगे। अब ये आप जितने ज्यादा होम पेजेस पढ़ेंगे अपनी टॉपिक से या अपने कीवर्ड से रिलेटेड, तो वहां से आपको और ज्यादा अच्छे आइडियाज मिलते जाएंगे। बेसिकली होती ये इंफॉर्मेशन है। अब आप मुझसे अगर ये पूछते हैं कि हम क्या अपना अबाउट अस पेज जो है वो किसी एआई टूल से लिखवा सकते हैं, लिखवा। इफ यू आस्क मी अबाउट कॉपी राइटिंग, कि मैंने कॉपी राइटिंग करनी है और मैं एआई टूल्स की मदद ले सकता हूँ, यस आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपी राइटिंग के जितने भी टास्क होते हैं ना, आप यहाँ से भी उठा के देखें या दो चार कंपेटिटर्स और खोल के देखें उनके, इवन के ये जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है या अबाउट अस के पेजेस बनाए हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत एआई का यूज आपको थोड़ा बहुत एआई डिटेक्ट होगा। तो अगर डिटेक्ट हो रहा है किसी कीवर्ड पे तो इसका मतलब, और वो वेबसाइट 2 साल से काम कर रही है, ये 1 साल से काम कर रही है और उसको कोई हिट नहीं लगी, तो पॉसिबली आपके पास ही चांसेस। लेकिन ये सब कुछ आप अपनी जिम्मेदारी से करेंगे, ये मैं आपको अभी भी ये कहूंगी कि मेरी सजेशन नहीं है। मेरी सजेशन ये है कि आप अगर एआई से कंटेंट ले भी रहे हैं तब भी आप उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करें, क्योंकि एआई का कंटेंट बहुत यूजर फ्रेंडली कंटेंट नहीं होता। आपकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस होगी, आप उस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए एक पर्टिकुलर टोन में अपना कंटेंट लिखेंगे, तभी वो आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल होगा। समटाइम्स आपको उसको चेंज भी करना पड़ेगा।
तो इसलिए आपने इस चीज का खुद ध्यान रखना है। और फिर भी अगर आपके पास नहीं है राइटर की फैसिलिटी, या आप खुद करना चाहते हैं इनिशियली और आप एआई पे जाना चाहते हैं, तो भी उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना। उसके बाद आगे बारी हेल्प की, अगर जिसको एफएक्यू है, देखिए साइट मैप किया हुआ है इन्होंने, फिर उससे रिलेटेड हेल्प की है, कॉन्टैक्ट पेज बनाया हुआ है इन्होंने। तो इसमें कॉन्टैक्ट पेज में आपके सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे। हाउ टू यूज आवर साइट, इसलिए इन्होंने पूरा कुछ भी बताया हुआ है, कॉन्टैक्ट पेज, कस्टमर सर्विस, के भी कौन सा जहाँ देखते हैं मैंने अभी की है उसका पूरा कॉन्टेक्ट पेज प्रॉपर बनाया है। समटाइम्स आपको कॉन्टेक्ट पेज पे बहुत सारे ईमेल्स भी नजर आ रहे होते हैं, ये डिटेल्स खुद से भी आपको आपको जो बिजनेस ओनर होता है या बिजनेस मैनेजर होता है, वो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। आप यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर होगा, उनका बिजनेस ईमेल होगा, उनकी जो जो डिटेल्स होंगी कॉन्टेक्ट की, वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। क्योंकि ये ऐसा कीवर्ड मैंने जो बस सर्विसेज का कीवर्ड उठाया ना, इसके ऊपर लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, एक ही प्रोसीजर होता है। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो उसमें यही होगा कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन, और उनके पास कौन कौन से आप यहाँ देख सकते हैं, कोई खास कंटेंट इसमें नहीं। फर्दर पेजेस की तरफ आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, जो उनके सर्विस पेजेस हैं। फाइंड नियर बाय डिपार्चर, लोकल सर्विस अपडेट एंड मोर, फायर बस टिकट्स ऑनलाइन। ये उस पेज पे आपको ले जाएंगे जहाँ से आप बाय नाउ ये देखेंगे कितनी अच्छी जगह पर इन्होंने हाईलाइट करके कॉल टू एक्शन किया हुआ है। एग्जैक्टली, कॉल टू एक्शन आपने पैराग्राफ में लिखते हुए ही रखना है ताकि वो उसको डिजाइन कर सके। यहाँ पे भी कोई खास बात नहीं, कोई और कीवर्ड सर्च करते हैं। That are exceptional medical services in the comfort of your home. Yeah, that's it. फिर रिलेटेड उन्होंने जॉब का सेक्शन भी बनाया हुआ है, आप इसमें कॉमन जॉब जो इन्फॉर्मेशन के लिए आएंगे यूजर्स, उनके लिए वो वाली चीज़ ऐड कर सकते हो। एक्टिवेशन अपॉइंटमेंट कैसे कॉन्टेक्ट। अब इसमें क्या बात है, खास बात क्या है, नर्सिंग केयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपर्ट आपने प्रोवाइड किया, उसको उसमें पावर आ जाता है। राइट ऑफ योर डोर स्टेप। फायदा क्या होगा नर्सिंग सर्विसेज तो और भी बहुत सारी हैं, कहाँ मिलेगी आपको नर्सिंग सर्विस? डोर स्टेप पे, एट कम्फर्ट केयर। इससे पावरफुल वर्ड। कॉपी राइटिंग जब भी आप करते हैं, आप अपनी सर्विस के बारे में सारी डिटेल्स देते हैं और उसमें आप वो वाली कीवर्ड ऐड करते जाते हैं। अब आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो आपको कॉमनली यही कीवर्ड बार बार यूज होते हुए नजर आएंगे। इसलिए जो बिजनेस प्रोफाइल्स होते हैं या बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विस रिलेटेड बिजनेस होते हैं, उनके कीवर्ड कॉमनली सेम सेम ही होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने किस क्रिएटिविटी से लिखा है कि वो सामने जहाँ पर आप वर्किंग कर रहे हैं, हर कोई आपको वर्किंग करेगा, हर कोई आपको अपनी नेटिंग सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, थोड़ा शुगर कोट करेगा, थोड़ा नाइस और सिंपल उसका जो डिज़ाइन आपको नजर आएगा। और थोड़े से पावरफुल वर्ड यूज करेंगे, जो आप सोच रहे होंगे आपको जिस टाइप की सर्विस चाहिए, आप सोच रहे हैं मुझे तो इस टाइप की सर्विस चाहिए, तो बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे अगर आपको डॉक्टर चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, इंजेक्शन सर्विसेज, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें भी ये वही कीवर्ड्स हैं जो बार बार आपके दिमाग में घूम रहेंगे कि मुझे अब अगर नर्सिंग सर्विस चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। अब ठीक है। क्लाइंट फोकस, सेफ्टी, अफोर्डेबल। देखिए अफोर्डेबल बहुत बड़ा कीवर्ड होता है। कंफर्ट केयर, होम नर्सिंग, लेवल ऑफ केयर, ये शॉर्ट शॉर्ट सा ही कंटेंट होता है बहुत। इसमें आप जब किसी से किसी के लिए कंटेंट लिखते हो तो इसमें पर वर्ड भी नहीं चार्ज किया जाता है, इसमें पर पेज चार्ज किया जाता है। तो ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो राइटर्स के लिए जरूरी हो सकती है। ओके जी।
I think I had completed. If there is any question, let me know. रिकॉर्डिंग में बंद कर